साखें रही तो फूल और पत्ते भी आएंगे, ये दिन अगर बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। हेलो नमस्कार, मैं आपका अपना अमित कुमार फिर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए उनके बोर्ड एग्जाम में जो भाग सी है, जिसमें ग्रामर पार्ट आएगा, ग्रामर आएगी, उस भाग के बारे में अपन बात करने वाले हैं। यानी कहने का मतलब ऐसा है कि मैंने आप लोगों के लिए 8 मॉडल पेपर की जो ग्रामर पार्ट है वो मैंने आप लोगों के लिए तैयार किए हैं। अगर आप ये क्लास कंप्लीट देख लेते हो तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपकी जो ग्रामर पार्ट है उसमें कोई गलती नहीं करने वाले हो। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए तैयार किए हैं। तो अपने इस वीडियो को शुरू करें इससे पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे आए हो, हमारे वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही आप बेल आइकन को भी ऑन रखें ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। अब ज्यादा समय नहीं लेते, शुरू करते हैं अपने आज का वीडियो। और जो टॉपिक मैंने बताया है वो ये बताया है कि आपकी जो 12th क्लास का जो एग्जाम होने वाली है 2025, अभी अपने मार्च में शुरू होने वाली है, 6 मार्च से शुरू होने वाली है। आप लोगों को सभी को टाइम टेबल भी लिखवा दिया गया होगा। उसमें जो भाग सी है, जो आपका ग्रामर पार्ट है, उसमें अपन बात करने वाले हैं आज के इस पेपर में, आज की इस वीडियो में क्लोजेस के बारे में, सिंथेसिस के बारे में। अगर अपन फ्रेजल वर्ब की बात करें तो वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई, देखना आप लोग आगे, कंजक्शंस के बारे में। और 8 मॉडल पेपर है मैंने जो बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों के लिए तैयार किए हैं। एक्सप्लेन भी मैंने बहुत ही शानदार तरीके से करना आप लोगों के लिए। आप तो कंप्लीट देखना वीडियो को। अगर अपन बात करें तो सेक्शन सी जो ग्रामर पार्ट है उसका अपन सॉल्यूशन करने वाले हैं। ये तो बात अपनी हो गई यहां पर। अब देखो बात करते हैं अपन आगे। आगे बात करें तो जो पहला पार्ट है आपका, उसके बारे में बात करें, मॉडल पेपर जो फर्स्ट है उसका जो ग्रामर पार्ट है वो अपन यहाँ पे सोलो करने वाले हैं। तो पहला जो मॉडल पेपर है उसके लिए बता देते हैं कि आपका जो भाग सी है वो कितने नंबर के क्वेश्चन से शुरू होता है भाई। अगर अपन इसमें बात करें तो आपका जो 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, जो 6 नंबर का क्वेश्चन शुरू होता है वहां से आपकी ग्रामर शुरू होती है। और ग्रामर के लिए मैंने क्लासेज अपलोड कर रखी है, तो मुझे ज्यादा समझाने की आवश्यकता तो है नहीं। अपन केवल इनको सोल्व करने वाले हैं। जो अपन के ग्रामर पार्ट है, जो जितने भी क्वेश्चन है उनको अपन सोल्व करने वाले हैं। तो जो 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा वो इस तरीके से आएगा, जॉइन द सेंटेंस, वो आएगा आपके जॉइन द सेंटेंस द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। यानी आपके पास कोष्टक में एक वर्ड दिया हुआ होगा, उसको आपको यूज करते हुए क्या करना है, उसको जोड़ना है। तो यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है व्हाट। अब व्हाट से आपको 2 वाक्य जोड़ने मैंने इतनी आसानी से समझाए हैं, मैंने क्लास भी अपलोड कर रखी है। रीड के लिए जो लिंकिंग डिवाइसेज है वही ये है आप लोगों के लिए, तो मैंने बड़ी शानदार है वो अपलोड कर रखी है, आप वो देखना। अब बात करते हैं, जब आपको कोई 2 सेंटेंसेज किससे व्हाट से जोड़ने हो, व्हाट से जोड़ने हो तो इसका मतलब ये ध्यान में रखना कि व्हाट है मुख्य रूप से ऑब्जेक्ट का काम करता है। अगर अपन इसको सब्जेक्टिव बनाएंगे तो भी कोई गलत नहीं है, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, पहले वाक्य पढ़ेंगे अपन। वाक्य पढ़ते हैं तो देखो, वाक्य के बारे में छोटी सी बात बता देता हूं। माई फादर सेड समथिंग, मेरे फादर ने मुझसे कुछ कहा भाई। अब ये मान के चलो आपके पिताजी ने आपसे कुछ कहा है। आई डिड नॉट हियर दैट, मैंने वो नहीं सुना। दैट, अब ये जो दैट है वो किसके लिए आया है भाई? दैट आया है आपके लिए इस वाक्य के लिए, इस वाक्य के लिए आया है। इसका मतलब आपको इस दैट की जगह ये वाक्य रखना है और जोड़ोगे किससे? व्हाट से। तो बस इतना सा काम है। तो फिर ये वाक्य आपके पास क्या हो जाएगा? आई डिड नॉट हियर। अब ये दैट तो हटा देंगे अपन, दैट तो लिखेंगे नहीं। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि आपके पास इस दैट की जगह तो पूरा लिखेंगे। तो इस दैट की जगह आपको क्या करना है? व्हाट लिखना है। हियर व्हाट, और उसके बाद में माय फादर सेड, यही करेंगे। अब आप कहोगे सर समथिंग, तो समथिंग के लिए तो भाई अपने पास ये पूरा लिख रहे हैं। समथिंग यानी दैट है, वो दैट इसके लिए आया था पूरे सेंटेंस के लिए, तो अपन यहाँ पे लिख देंगे माय फादर सेड। और ये जो आपके पास मैंने सेड लिख दिया यहाँ पे। अब ये मान के चलो वाक्य का अर्थ मैं बताता हूं। देखो, आई डिड नॉट हियर व्हाट माय फादर सेड, मैंने वो नहीं सुना जो मेरे फादर ने कहा। यहाँ पे है माय फादर सेड समथिंग। अब ये जो सेड समथिंग है वो इस दैट जो पूरा वाक्य है वो अपने यहाँ पे लिख दिया, तो इसलिए समथिंग भी हट जाएगा और ये दैट भी हट जाएगा। अब आप कहोगे सर किसी और तरीके से, बिल्कुल। अब अपन क्या करेंगे, ये मान के चलो अपन इसी को है ना एक बना देते हैं। तो यहाँ पे मैं इस वाक्य को अगर ऐसे भी कर देता हूं तो भी गलत नहीं करेगा। व्हाट माय फादर सेड, अब यहां पे कोमा लगाएंगे। आई डिड नॉट हियर, यहां पे हो जाएगा आई डिड नॉट हियर। ये भी सही होगा भाई आप लोगों का, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना आप लोगों को। ये आपका इस तरीके से भी सही है, लेकिन अगर आप ग्रामेटिकली देखो तो ये सही होता है, क्योंकि यहाँ पे अगला आपसे ऑब्जेक्ट के रूप में जो है वो बनवाना चाह रहा है, तो इसमें कोई ज्यादा समस्या नहीं है। अब देखो धीरे धीरे आगे और एग्जाम्पल्स आएंगे भाई, आप चिंता मत करो कि यहीं पे नहीं समझ में आया। आगे देखो बात करते हैं इसके बारे में। अब ये जो है ये क्या है कि जापान इज रिच कंट्री, जापान है वो एक बड़ा रिच देश है। इट इज कॉल्ड द लैंड ऑफ द राइजिंग सन,
ये जो भूमि है, ये जो जमीन है, वो उगते हुए सूरज की भूमि मानी जाती है। यानी अपने पास कहते हैं कि उगते हुए सूरज की भूमि कौन सा देश कहलाता है, तो वो जापान कहलाता है। अब इसको जोड़ना कैसे है भाई? जोड़ना है यूज फ्रेज इन अपोजिशन। अब बच्चे ये सोच रहे होंगे कि फ्रेज इन अपोजिशन क्या होता है। अब इसके बारे में मैं बात बताऊं तो मैंने ये बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को समझाया है कि जो फ्रेज इन अपोजिशन का मतलब यहाँ पे क्या लिया गया है, नाउन इन अपोजिशन। क्या लिया गया भाई? नाउन इन अपोजिशन लिया गया है। अब ये जो नाउन इन अपोजिशन है, इसके लिए मैंने क्लास बड़ी शानदार तरीके से आप लोगों को समझाई है। अब नाउन इन अपोजिशन कौन से वाक्य में यूज होता है? वो होता है दो वाक्यों को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, वहां पे अपने क्या करते हैं, नाउन इन अपोजिशन का प्रयोग करते हैं। अब सिंपल सेंटेंस कितने प्रकार से बनाते हैं वो आपको क्लास में देखना है। अब देखो इसके बारे में बात करते हैं, ये वाक्य बनाते भाई अपन। अब ये वाक्य बनाएंगे तो क्या लिखोगे? आपको ये ध्यान में रखना है कि आगे वाले वाक्य में, ये जो वाक्य आपका यहाँ पे भाई, ये जो वाक्य है, इसमें किसी पीछे वाले जो वाक्य है, इसमें उस नाउन के लिए कुछ कहा गया है। तो नाउन क्या है इसमें जापान है, और जापान है तो जापान के लिए कहा गया है द लैंड ऑफ राइजिंग सन। तो एक, हाँ, नाउन इन अपोजिशन के बारे में चलो मैं बताता हूँ, पहले वाक्य बना देता हूँ ये, उसके बाद में। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, नाउन इन अपोजिशन और फ्रेज इन अपोजिशन का मतलब सेम होता है। तो मैं एक बार यहाँ पे लिखता हूँ, देखो जापान। अब यहाँ पे ये नाउन, इसके लिए क्या कहा गया है, द लैंड ऑफ राइजिंग सन, द लैंड ऑफ राइजिंग सन, और यहां पे कॉमा लगाएंगे, यहां पे कॉमा लगा दी। अब उसके बाद में अपने इसमें जो बच गया पहले वाले वाक्य में, इज ए रिच कंट्री, और ये आपके वाक्य हो गया कंप्लीट। यानी कहने का मतलब ऐसा है कि नाउन इन अपोजिशन का प्रयोग करते हुए अपन क्या करते हैं, अपन करते हैं दो वाक्यों को सिंपल बनाते हैं। अब ये सिंपल बनाने का तरीका कौन कौन सा होता है, दो वाक्यों को जोड़ के, ये 5 और 6 के बीच में है, जो मैंने अपनी क्लास में समझा रखी है, वो देख लेना। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ आप लोगों को कि नाउन इन अपोजिशन के लिए बारे में मैंने बताया नहीं भाई। तो नाउन इन अपोजिशन का मतलब होता है एक नाउन के बाद नाउन को रखना, नाउन के बाद किसी नाउन को रखना क्या होता है, नाउन इन अपोजिशन होता है। इज कॉल्ड, ये चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, को रखना आपके पास क्या होता है, नाउन इन अपोजिशन कहलाता है। अब जापान ये रहा, और जापान के बाद में मैंने लिख दिया द लैंड ऑफ राइजिंग सन। ये आपके पास क्या है, नाउन क्लोज होता है। वैसे फ्रोज है भाई अपने पास, फ्रेज है ये, नाउन फ्रेज है ये। तो मैंने यहाँ पे नाउन फ्रेज का मतलब वही होता है, एक संज्ञा होती है वो। अब वो ये रही अपने पास जापान, द लैंड ऑफ राइजिंग सन। जापान उगते सूरज की भूमि, इज ए रिच कंट्री, वो एक अमीर देश है। तो ये दो एग्जांपल मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। इसके बारे में देखो बात करते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा आप लोगों के, जो 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा वो कैसा आने वाला है, वो आने वाला है आपके पास फ्रेजल वर्ब के बारे में। और आपके लिए मैंने फ्रेजल वर्ब की क्लास वो बड़ी शानदार बना रखी है भाई, बहुत ही शानदार तरीके से एक्सप्लेन कर रखी है मैंने उसमें। तो आपको वो देखना है, सारे एग्जाम्पल्स मैंने करवा रखे हैं वहां पे। अब देखो पहला जो 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा उसमें आप लोगों के 3 आएंगे भाई। आपका सिलेबस चेंज हुआ है, वो यहीं पे चेंज हुआ है। पहले क्या है, आपके पास फ्रेजल वर्ब 2 ही आती थी, अब की बार 3 कर दिया। यानी कहने का मतलब है जो 12वीं में ग्रामर पार्ट है वो पहले 8 नंबर का आता था, अब क्या कर दिया, अब इसको 10 नंबर का कर दिया। क्वेश्चन कहां पे बढ़ा है, एक तो यहां पे बढ़ा है और एक कंजक्शन में, वो आगे आने वाला है। अब देखो इसमें क्वेश्चन में क्या करना है, अब देखो बात करते हैं थॉटफुल एंड वाइज पर्सन। अब यहाँ पे ये छोटी सी गलती है, ये आपको मेरे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मिल जाएगी। थॉटफुल एंड वाइज पर्सन आर सेल्डम स्पेस बाय ऑस्टेंटेशन। ऑस्टेंटेशन क्या होता है भाई, डींगना। डींगना मतलब जानते हो क्या है, डींगना का मतलब होता है बड़ी बड़ी हाँकना। अब आप बड़े बड़े चैनल देखते हो, मैंने देखा है भाई, अब ये जो ब्रांड वाले चैनल है ना, वहां पे ऐसा कुछ नहीं पढ़ाया जाता है, मैंने देखी है वो क्लास। आप मेरी कंपैरिजन करना और उनकी कंपैरिजन करना, आपको अंतर पता चल जाएगा। क्यों पता चल जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि वो क्या कर रहे हैं, उनका नाम चल गया, बस बात वही है। और अगर मेरे से ज्यादा मिल जाए आप लोगों को तो मुझे बताना जरूर। अब देखो इसमें बात करते हैं, डेंगने का मतलब जो बड़े बड़े लोग होते हैं, यानी कहते हैं ना बड़ा लोग बड़ा दिखावा, बस बात वही है। कहने का मतलब ऐसा है कि एक कोई अमीर आदमी हो है को नहीं हो अमीर आदमी, तो वो अमीर आदमी अगर पित्तल पेर के भी चाल जाओ ना, पित्तल तो जाने होते, पित्तल पेर के चाल जाओ मतलब पित्तल की अपने चैन वगैरह पहन के चाल जाओ, कड़ा वगैरह चाल जाओ, जाना लोग क्या खेगा, लोग खेगा अरे यार वो तो बड़ो रिप्यार हो आदमी है। लेकिन अगर कोई गरीब आदमी सोना की पेर के भी चाल पड़े, अगर सोना की पेर के भी चाल पड़े ना वो आदमी, तो भी नहीं कहेगा
भिखारी है इनके है कुछ ही को नहीं। तो ऐसे जो दिखावे होते हैं वो अपने बड़े बड़े लोग करते हैं। अपन को ऐसा नहीं करना है, अपन को केवल पढ़ना है और वहां से पढ़ना है जहां से आपको बहुत ही ज्यादा गहराई से पढ़ाया जाता है, ये ध्यान में रखना। अब देखो मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ, जब भी देखा नहीं गुरु जी के ज्ञान देने वाला गया बीच में, कोई बात को नहीं। आप देखो एग्जाम्पल करा और से यानी जो एक विचारशील व्यक्ति होता है और एक जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो कभी भी बड़ी बड़ी डींगे नहीं हाँकता है। तो यहाँ पे अब देखो इसका अर्थ होता है आप लोगों के पास पालन करना, पालन करना ये होता है। और दूसरा होता है कैरीड अवे। कैरीड अवे का मतलब होता है कुछ कहना। तो यहाँ पे आपके पास क्या होता है, ये जो आपके पास कैरी अवे है, कैरीड अवे वो आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि थॉटफुल और वाइज पर्सन है वो कभी भी अपने पास कैरीड अवे नहीं करते हैं बाय ऑस्टेंटेशन, यानी इसके तरह वो नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आ जाएगा कैरीड अवे, ये रहा आप लोगों के पास। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है आई कांट, स्पेस दिया हुआ है, उसके बाद में योर रूड बिहेवियर एनीमोर। अब रूड बिहेवियर का मतलब खराब व्यवहार जिसको अपन कहते हैं। अब पुट अवे और पुट अप विथ का मतलब क्या होता है, देखो अगर किसी का व्यवहार सहन करना होता है किसी भी एनीवन का, जैसे कोई अपने पास गुरुजी है गुस्सैलो है तो भी को व्यवहार आप सहन कर ले, तो यहाँ पे कह रहा है कि मैं वो सहन नहीं कर सकता। अगर किसी के साथ व्यवहार की बात हो किसी भी तरीके से, चाहे वो राजी हो चाहे नाराज हो, कैसा व्यवहार हो, उसके लिए आपको ये करना है भाई, सहन नहीं, सहन करना इसका मतलब होता है सहन करना। तो यहाँ पे तो आ जाएगा पुट अप विथ, तो ये तो हो जाएगा आपके पास आंसर पुट अप विथ। अब आप कहोगे सर पुट अवे का मतलब क्या होता है, तो पुट अवे का मतलब होता है किसी चीज का स्टोर करना। जैसे किसान आप लोगों के पास क्या करता है, स्टोरिंग समथिंग, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। स्टोरिंग समथिंग का मतलब होता है कि कुछ इकट्ठा करना, जैसे किसान लोग है अपने अनाज को इकट्ठा करते हैं, तो वो आपके पास क्या है, पुट अवे होता है। अब देखो बात करते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन के बारे में। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हिज बुक्स। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान से समझना। स्पेस ए स्मॉल इनकम। अब बात यह है कि बुक्स के लिए अगर प्रकाशन की बात हो तो ब्रिंग आउट का प्रयोग करते हैं, ये होता है प्रकाशन। क्या होता है भाई, प्रकाशन। अगर अपन बात करें ब्रिंग इन की मतलब होता है लाना, ब्रिंग इन का मतलब लाना होता है। तो ये क्या कह रहा है, हिज बुक्स, उसकी किताबें, ए स्मॉल इनकम, वो लाती हैं क्या, कम इनकम। तो कम इनकम यानी लेके आ रही है, वो प्रकाशित नहीं हो रही है। आगे आने वाला है क्वेश्चन भी मैंने तैयार किया भाई, तो यहाँ पे आ जाएगा ब्रिंग इन। ब्रिंग इन का मतलब होता है लाना। ये आपके पास हो गया आपके क्या, क्वेश्चन नंबर 8, जो आपके फ्रेजल वर्ब के बारे में होगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके पास क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है ये आपके कंजक्शन से संबंधित। इसमें भी पहले 2 ही क्वेश्चन थे, अब इसमें आपके पास चेंज हो गया है, तो क्वेश्चन हो गए 3। ये आपके पास 3 नंबर के, बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया भाई मैंने कंजक्शन। अगर आप लोगों ने मेरी कंजक्शन की क्लास देख ली है तो मैं गारंटी लेता हूँ ये तो बहुत ही सिंपल है। मैंने तो बड़े बड़े ऐसे कंफ्यूजन करने वाले एग्जाम्पल है वो समझाए हैं। आप चाहे मेरी रीड की क्लास देख लेना, चाहे मैंने 12th क्लास के लिए बनाई है वो देख लेना। अब देखो बात करते हैं इसमें, जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है टेल मी स्पेस यू हैव सीन माय पर्स। अब इस वाक्य में छोटी सी एक समस्या आने वाली है, वो मैं हल कर देना। अरे मैं बैठा हूं ना, समस्या किस बात की है। देखो इसमें है वेयर और विच, 2 कंजक्शन है, वाक्य का अर्थ नहीं पता चल रहा है, थोड़ा बहुत भी एहसास हो गया। देखो विच का प्रयोग तो होता है स्पेस के पहले, अगर आपके पास स्पेस यानी खाली जगह, जो खालिस्तान है उसके पहले पहले कोई नॉन लिविंग थिंग हो। नॉन लिविंग थिंग का मतलब जानते हो क्या, निर्जीव वस्तु। अगर कोई निर्जीव वस्तु हो स्पेस से पहले तो ये आप विच का प्रयोग करोगे, या पूरे सेंटेंस के लिए विच का प्रयोग करोगे। अब ये क्या कह रहा है, टेल मी, मुझे बताओ, यू हैव सीन माय पर्स, तुमने मेरा पर्स देखा है। अब पर्स देखा है इसका मतलब क्या है, मेरा पर्स कहां देखा है, स्थान पूछ रहा है। और स्थान के लिए आपके पास केवल एक ही आता है, वो आता है वेयर। स्थान के लिए आपके पास क्या आता है, वेयर आता है भाई। तो स्थान दर्शाने के लिए मैंने बता रखा है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा वेयर। मुझे नहीं लगता इसमें कोई समस्या आने वाली है। अब देखो बात करते हैं इसमें। अब इसमें बात करें तो क्या रखा है, स्पेस, बड़ा कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन भाई, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बड़ा ही कंफ्यूजन करने वाला है। क्या है, आई वॉज वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा था, टीवी प्रोग्राम्स, और माई वाइफ वॉज कुकिंग फूड, और जबकि मेरी पत्नी है वो क्या बना रही थी, खाना बना रही थी। अब समस्या ये आ जाती है कि वाइल और व्हेन दोनों का प्रयोग आपका समय के लिए होता है, दोनों का प्रयोग सेम होता है समय के लिए। वाइल का प्रयोग मैं थोड़ा सा समझा देता हूं कि वाइल का प्रयोग है आपके पास क्या होता है कि जो विपरीतार्थक कार्य होते हैं, विपरीतार्थक जो कार्य होते हैं उनके लिए अपन वाइल का प्रयोग करते हैं। यानी मैंने अपने कंजक्शन में भी समझाया भाई। अब यहाँ पे 2 काम हो रहे हैं, लगातार पैरेलल चल रहे हैं, दोनों विपरीत है भाई। मैं तो टीवी देख रही हूँ और जो मैडम है वह खाना बना रही है। देखो है तो परेशानी वाली बात ही, मैं परेशानी वाली बात यह है कि मैं टीवी देख रही हूँ बैठ के, तो जच्चा को नहीं रहा बात, कोई कौन जच्चा है, ध्यान में रखनी है।
आगे कौन बोलेगा हाँ पापा केवल पढ़ेगा। तो द आई वॉज वॉचिंग टीवी, मैं तो टीवी देख रहा था और वो काम कर रही थी। तो यहाँ पे आपके पास क्या वाइल का प्रयोग करेंगे। अब मैं यहाँ पे ना अपना टेंस वाला नियम और बता देता हूँ जो मैंने अपनी टेंस में, तो इसका अर्थ था वाइल आई वाज वाचिंग टीवी प्रोग्राम्स। मैं जब इसका अर्थ वैसे ऐसे होता है कि मैं टीवी प्रोग्राम देख रहा था जबकि मैडम वो खाना बना रही थी या माय वाइफ है वो खाना बना रही थी। अब वेन का प्रयोग करते हैं देखो यहाँ पे, तो मैंने अपने टेंस की क्लास में समझाया है कि जब दो वाक्य पैरेलल चल रहे होते हैं और टाइमिंग की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब भी यहाँ पे जब आता है कि जब मैं टीवी देख रहा था तो मेरी पत्नी खाना बना रही थी। वैसे आपको प्राथमिकता विपरीतार्थ कार्यों में वेन वाइल को देनी है, ये दिमाग में रखने वाली बात है भाई। अब बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, वो कह रहा है द हाउस इज वेरी बिग, घर बहुत ही बड़ा है भाई। स्पेस इट इज सरप्राइजिंगली क्लीन, घर बहुत बड़ा है फिर भी आश्चर्यजनक तरीके से क्या है साफ सुथरा है भाई। बहुत सारा घर हो, बहुत बड़ा घर हो, मेंबर 2 हो, एक बाहर गया हो, घर सफाई हो जाएगी के होने वाला मैंने बेरोर है, बड़ा घर की सफाई कमी हो है। अब यहाँ पे ये क्या कर रहा है, घर तो बहुत बड़ा है लेकिन देखिए सफाई है। और ये बात मैंने अपने कंजक्शन में भी समझाई थी कि जब दो कार्य विपरीतार्थक हो, यानी एक अपने पास जिसको अपन क्या कहते हैं विरोधाभास जताने वाला, यहाँ पे विपरीतार्थक कार्य, यहाँ पे विरोधाभास। विरोधाभास क्या होता है, विरोधाभास होता है कि यार बड़ो कमजोर छुरो है फिर भी पास हो गो, ओ आपने क्यों विरोधाभास हुआ है। आई बात है ठीक है यार घर बहुत बड़ा है लेकिन फिर भी साफ सुथरा है, तो देखो मतलब ये डेट का तो क्या होता है विरोधाभास बताता है, तो ये तो होगा विरोधाभास। और सो का प्रयोग अपन परिणाम के लिए करते हैं, तो ये तो मैंने बहुत ही आसानी से समझा रखा है, है भी बहुत ही आसान, बस इसका थोड़ा सा अर्थ समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा येट, तो ये आपका क्या हो जाता है क्वेश्चन कंप्लीट, और मॉडल पेपर नंबर 1 है उसकी ग्रामर भी कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद में बात करते हैं मॉडल पेपर नंबर 2 के बारे में, और उसका भी वही तरीका है। क्वेश्चन नंबर 6 से मैंने शुरू किया है तो वहां से अपन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द वर्ड गिवन, जो शब्द दिया हुआ है इससे आपको क्या करना है दोनों वाक्यों को जोड़ना है। अब देखो इसके बारे में बात करते हैं अपन। अब इसके बारे में अगर अपन बात करें तो सबसे पहले इसके बारे में बता देते हैं कि अनलेस का प्रयोग है वो हमेशा शर्त के लिए होता है। एक होता है अनटिल, एक क्या होता है भाई अनटिल, ये भी शर्त होता है लेकिन ये समय दर्शाता है, ये तो समय दर्शाता है और वो आपके पास कंडीशन दर्शाता है, और दोनों का मतलब सेम होता है जब तक कि नहीं। अब मैं बता देता हूं किस तरीके से। अब अगर आपके पास इफ वाला वाक्य दिया हुआ है, इफ से वाक्य दिया हुआ है आपके पास, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड, तो आपको क्या करना है अनलेस का प्रयोग इफ की जगह कर देना, कुछ नहीं करना है, एक चीज और चेंज करनी है वो मैं बता देता हूं। अब देखो मैं पहले एक बार इसको कराता हूं, इफ की जगह मैं क्या करूंगा भाई, इफ की जगह मैं एक बार अनलेस कर देता हूं, यहां पे ये मैंने अनलेस कर दिया। अब अगर मैं अनलेस शब्द का प्रयोग कर रहा हूं तो ये आपके पास क्या है निगेटिव वर्ड है, और दो निगेटिव वर्ड एक वाक्य में कभी नहीं आते हैं, ये ध्यान में रखना है। मैं बहुत दिनों से समझा रहा हूं आपको, हर तरीके से मैंने समझा दिया है, निगेटिव वर्ड दो एक साथ नहीं आते हैं, तो ये तो फिर आपके पास क्या है, ये आपके पास निगेटिव है, तो इसका मतलब क्या होगा फिर आपको इसको सिंपल बनाना पड़ेगा। अगर आप से किससे जोड़ रहे हो अनलेस से जोड़ रहे हो तो इसको सिंपल बनाएंगे। अब इसको सिंपल बनाएंगे तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है, तो मैं यहाँ पे एक बार कर्ता लिख देता हूं, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा रे, यहाँ पे यू अपन कर्ता लिख देते हैं, तो ये यू लिख दिया मैंने। अब आपके पास डू नॉट आ रखा है, इसको तो अपन छोड़ेंगे, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट के सिंपल वाक्य का नियम होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वर्क और हार्ड। अब इसमें एस नहीं जुड़ेगा क्योंकि कर्ता बहुवचन है, फिर आपको यहाँ पे कॉमा लगा देनी है, और उसके बाद में बाद वाला वाक्य कंप्लीट लिख लेना है, यू विल नॉट सक्सीड, और आपका वाक्य हो जाएगा कंप्लीट। क्या हो जाएगा रे कंप्लीट हो जाएगा, सक्सीड। ये यहाँ पे देख लेना भाई, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब बात करते हैं क्या आप कहोगे सर यहाँ पे तो नोट लिख दिया, तो मैंने बात बताई है इफ वाले वाक्य की, ये वाक्य तो अपना दूसरा है, ये तो मुख्य क्लोज है, ये सबऑर्डिनेटिंग क्लोज है। अब अर्थ बता देता हूं, अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक कि तुम कठिन मेहनत नहीं करते हो, शर्त रख रहा है भाई। अरे मैं यहाँ कह दूं यार थाने कि अगर थे ढंग से नहीं पढ़ेगा, ढंग से नहीं पढ़ेगा तो थारा नंबर थोड़ी आ जाओगा, नहीं आएंगे ना, मुझे पता है नहीं आएंगे ये नंबर। तो वही बात यहाँ पे रख रहा है कि जब तक तुम कठिन मेहनत नहीं करते हो तब तक तुम्हें सफलता नहीं मिलने वाली है, और सफलता ऐसे नहीं मिलेगी अगर आप कठिन मेहनत नहीं करने वाले हो। अब देखो बात करते हैं इसके बारे में, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें तो ज्यादा समस्या नहीं है, इफ की जगह आपको अनलेस का प्रयोग करना है, नेगेटिव वाक्य को सिंपल बना देना है, ये मैंने समझा दिया, और आगे आ जाएगा भाई। अब इसमें बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, कंबाइन द सेट ऑफ द सेंटेंस इनटू वन सेंटेंस। दो वाक्य है, एक बनाना है, और वो बनाना क्या है सिंपल सेंटेंस। अब सिंपल सेंटेंस बनाने के आपके पास 5 तरीके हैं भाई,
तो वो पांचों तरीके आपको याद होना जरूरी है, वो आप क्लास में देख लेना, मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको किस तरीके से बनाना है। क्या दिया हुआ है, सी विल गो टू जयपुर, वो जयपुर जाएगी, सी विल सी हर फादर, वो अपने फादर से मिलने जाएगी। इसका मतलब क्या होगा, तो अब देखो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो बात करते हैं कि सिंपल सेंटेंस है वो किस तरीके से बनाता है। तो ये वाक्य आपके पास इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हुए बनाना है भाई। ये किसका प्रयोग करेंगे, इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हुए इसका प्रयोग करेंगे। इन्फिनेटिव मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आधार पर अपन बनाएंगे। मैंने अपनी क्लास में समझा रखा है ये बात बहुत ही शानदार तरीके से। अब आपको करना क्या है, इन्फिनेटिव के आधार पे जब अपन बनाते हैं तो आपको एक बात ध्यान में रखना है कि बाद वाला वाक्य जो है उसकी जो वर्ब है उसको आपको इन्फिनेटिव बना देना है। ये मैं अभी करवा रहा हूं भाई आप लोगों को इन्फिनेटिव कैसे बनाते हैं। अब वो देखो जयपुर जाएगी, किस लिए जाएगी, अपने फादर से मिलने जाएगी भाई। तो आपको करना क्या है, बस ये करना है, सी विल गो टू जयपुर और टू मैंने लगा दिया। इस वाक्य के बाद में लिखना सब कुछ इन्फिनेटिव से, टू और बाद वाला वाक्य है उसमें वर्ब के बाद में पूरा लिख लेना, टू सी हर फादर, और वाक्य हो जाएगा आपके पास कंप्लीट। तो ये रही आपके पास इन्फिनेटिव, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हुए आपको क्या करना है, इन्फिनेटिव बना देना है। अभी तो यहाँ पे क्या है कि केवल इन्फिनेटिव का रूल लागू हो रहा है। कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनको आप किसी भी तरीके से बना सकते हो, उसमें अपने पास क्या प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हुए बना सकते हो, वो आगे आने वाले हैं, चिंता मत करो। तो ये आपके पास क्या है, इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है कि अगर इस तरीके से आ जाए मेक अ सिंपल सेंटेंस, तो आपको मेरे वो जो क्लास है वो ध्यान से सुननी है, उसको समझना, आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में, यानी मॉडल पेपर नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 8। बात वही है, 8 नंबर का क्वेश्चन है, आपके पास फ्रेजल वर्ब से संबंधित होगा और मैंने फ्रेजल वर्ब की क्लास अपलोड कर रखी है, आपको ध्यान से समझनी है। अब इसमें बात करते हैं, देखो क्या है, आई स्पेस एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन इन फेयर, फेयर का मतलब मेले में। अब ये क्या कर रहा है, मेरा एक पुराना परिचित दोस्त है, मेरा पुराना दोस्त था, वो मेले में मिल गया। अब मेले में आथे मेला में मान जाओ और कोई भाई लो मिल जाओ, अरे यार तू मिल घूमने, तो वो होता है आपके पास संयोग से मिलना। अब देखो इसमें है केम ऑन और केम अक्रॉस। अब देखो फ्रेजल वर्ब के बारे में एक बात बता देता हूं रे, ये तो वर्ब के जो टेंस है वो टेंस के अनुसार वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है यहाँ पे, ये ध्यान में रखना। ये वास्तव में होती है कम और इसके बाद में प्रीपोजिशन दिया हो तो ऑन, ये है, ये तो वर्ब की सेकंड फॉर्म बना रखी है इसने, कोई बात नहीं है। देखो कम ऑन का मतलब क्या होता है कि ये वैसे तो फ्रेजल वर्ब नहीं होती है, इसका मतलब अरे यार चल जाने दे भी, वो होता है कम ऑन। तो ये तो इसको ध्यान में रखना है। कम अक्रॉस का मतलब होता है संयोग से या अचानक मिलना, संयोग से मिलना, ये होता है कम अक्रॉस का मतलब। अब इसका मतलब आपके पास मिलना भी होता है, ये ध्यान में रखना, कम ऑन हाथ मिला देना, वो तो वो भी होता है, लेकिन संयोग से मिलना वो केम अक्रॉस आएगा, यानी कम अक्रॉस, और उसकी सेकंड फॉर्म बना रखी है तो यहाँ पे आ जाएगा केम अक्रॉस, यानी मेरा एक दोस्त था जो संयोग से अचानक मुझे मेरे मेले में मिल गया। अब बात करते हैं, देखो नेक्स्ट है आफ्टर ए लॉट ऑफ रिक्वेस्ट, बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद में, द टेलीविजन वाज, टेलीविजन को एक बात ध्यान में रखना, रेडियो टेलीविजन कोई भी जो चीज इलेक्ट्रिक हो जिसको अपन ऑन करते हैं वो आपके पास टर्न ऑन होता है, और टर्न डाउन का मतलब होता है नकारना, ये मैं बताने वाला हूं। तो ये ऑन करने के लिए किसी भी इलेक्ट्रिक सामान को, जैसे पंखा है उसको ऑन करने के लिए भी पूछा जा सकता है। तो टर्न डाउन का मतलब, टर्न ऑन का मतलब क्या होता है, ऑन करना, चालू करना, टर्न ऑन, तो ये तो हो जाएगा चालू करना। तो मुझे नहीं लगता ये आप चालू करना है भाई, यहाँ पे चालू करना। और टर्न डाउन का मतलब होता है नकार देना किसी चीज का, ठुकरा देना जिसको अपन कहते हैं, जिसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ठुकरा देना भाई, क्या होता है इसका, ठुकरा देना या मना कर देना, जिसको अपन कहते हैं मना करना। यानी किसी चीज को अगर अपन मना करते हैं तो टर्न डाउन का प्रयोग करते हैं, किसी इलेक्ट्रिक चीज को अगर अपन चालू करते हैं तो उसके लिए टर्न ऑन का प्रयोग करते हैं। अब देखो 3 नंबर क्वेश्चन, वो क्या है, वो है द ओबीडियंट सन, ओबीडियंट का मतलब होता है आज्ञाकारी पुत्र, बहुत ही रेयर कंडीशन है आज्ञाकारी पुत्र आज का जमाना में। उसके बाद में स्पेस एवरी इंस्ट्रक्शन ऑफ हिज फादर, एक आज्ञाकारी बेटा है वो अपने फादर के प्रत्येक दिशा निर्देश को मानता है। ये बात हम हमेशा सीखते हैं और मानना भी चाहिए, दिमाग में रखने वाली बात है। क्यों, क्योंकि उनका कहा गया इंस्ट्रक्शन, उनके द्वारा बताया गया हर निर्देश, ये मान के चलो आपका भविष्य सुधार देता है। अब देखो बात करते हैं इसमें क्या है, द ओबीडियंट सन, एक आज्ञाकारी पुत्र, स्पेस वो क्या करता है, कैरीड आउट और कैरीड ऑन, दोनों के अर्थ बता देता हूं मैं यहाँ पे। अब जब आज्ञा पालन आता है तो अपन कैरीड आउट का प्रयोग करते हैं, आज्ञा पालन। और जब आपके पास क्या होता है, कोई काम को जारी रखना होता है
तब अपन करते हैं कैरिड ऑन, जारी रखना। जैसे मैं आपको पढ़ाना शुरू रख रहा हूं ना, तो उसके लिए मेरा क्या है, कैरिड ऑन है। जबकि मेरा कोई आज्ञा का पालन करेगा तो वो हो जाएगा कैरिड आउट। यानी कोई मैंने कहो अहिया कर ले यार, ठीक है सर मैं कर लेती हूँ, तो वो तो हो गया कैरिड आउट। अरे मैं कि यार तेरा काम जारी रख ले यार, जन वो हो जाएगा कैरिड ऑन। ये होता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट दूसरे मॉडल पेपर का। अब बात करते हैं, देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9। उसके मैंने बता दिया भाई क्या आएगा, वो आएगा आपके पास कंजक्शन से संबंधित। तो कंजक्शन से संबंधित मुझे नहीं लगता अब समस्या आने वाली है। क्या है, ही मेड ऑल एफर्ट्स, उसने सारे प्रयत्न किए भाई, सारे प्रयत्न किए। स्पेस है, ही कुडंट फाइंड हिज पर्स, उसको अपना पर्स नहीं मिल सका, यानी वो अपना पर्स है वो प्राप्त नहीं कर सका। पर्स ये ना भाई, हाँ पर्स ये है। कहते गुरुजी गलत पढ़ देते थे, मजा ले लागू गुरुजी का, कोई बात नहीं है भाई, उसने अपने बहुत ही प्रयत्न किए, फिर भी उसको क्या है अपना पर्स नहीं मिला। बहुत ही आसान है। विरोधाभास के लिए आपको क्या करना है, यट का प्रयोग करना है। अभी तो यहाँ पे तो यट ही है, कोई बात नहीं है। यहाँ पे आपके पास दो भी हो सकता था, यहाँ पे आपके पास ऑल्दो भी हो सकता था। ऑल्दो का प्रयोग मैंने, और दो का प्रयोग है, इसमें थोड़ा सा अंतर है वो मैंने समझा रखा है। यहाँ पे आपके पास बट भी हो सकता है, तो ये सारी बातें मैंने समझा रखी है। ये जो विरोधाभास है, अब यहाँ पे अपने पास यट नहीं होता, ये मान के चलो यट नहीं है, ऑल्दो होता, सॉरी दो होता तो दो का प्रयोग करते। यहाँ पे अपने पास बट होता तो बट का प्रयोग भी कर सकते थे। तो ये सारी बातें हैं क्या, विरोधाभास वाले कंजक्शन है। इसीलिए तो कह रहा हूं रे कि अगर किसी चीज को डिटेल से देखना है, अगर कोई मेरी डिटेल अच्छी लगे आप लोगों को, यहाँ पे समझाई हुई बात अच्छी लगे, तो उससे संबंधित मैंने क्लास बड़ी शानदार अपलोड कर रखी है, देखना आप लोग। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, येट हो जाएगा, इस क्वेश्चन में तो येट हो जाएगा। येट नहीं होता तो यहाँ पे बट होता, बट नहीं होता ऑल्दो दो होता तो दो का प्रयोग करते। ऑल्दो का प्रयोग अपन बीच में नहीं कर सकते रहे, अब मैं पहले भी समझाया था ना, दिमाग में रखनी। तो ऑल्दो का प्रयोग वाक्य के बीच में कभी नहीं होता है। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट। ये जो वाक्य है बड़ा ही सिंपल सा है, क्या है, सी इज फेट, बहुत मोटी है। कौन, कोई ने कह मत दियो मोटी, नहीं तो मान लो कि थप्पड़ आ जाएगा। हाँ, सी इज एक्टिव, फिर भी वो क्या है, एक्टिव है, यानी बहुत ही मोटा आदमी और फिर भी वो एक्सरसाइज कर ले। और कोई मेरे शहर को दुबलो पतलो अब एक्सरसाइज भी से उठक बैठे को नहीं हुआ है ना। तो वो जो अपने कहते हैं ना कि अपने विपरीतार्थ कार्य हो रहा है भाई, यानी कहने का मतलब विरोधाभास है भाई, मोटी है फिर भी एक्टिव है, फिर भी भाग भाग के काम करे रखे ना, मतलब ये है जना। फिर आप क्या करेंगे, ये देखो ऑल दो आ गयो। अब ऑल्दो का प्रयोग मैं यहाँ पे कर देता हूँ एक बार, इसके बारे में थोड़ी सी बात और बता देता हूँ मैं। ऑल्दो का प्रयोग विपरीतार्थक यानी विरोधाभास के लिए होता है, मैंने ऊपर बताया भी है भाई आप लोगों को, विरोधाभास। और सो का मतलब मैंने थोड़ी देर पहले ही बता दिया था, परिणाम होता है, यहाँ पे भी परिणाम होता है। अब ऑल्दो की जगह अगर यहाँ पे येट होता, येट का नहीं सॉरी, यहाँ पे दो होता, दो होता तो इसका प्रयोग भी अपन क्या करते हैं, यहाँ पे कर सकते थे। हाँ, अब बात करते हैं यहाँ पे बट और येट का प्रयोग शुरू में नहीं होता, उनका प्रयोग अपन वाक्य के बीच में करते हैं। तो बस ये थोड़ी सी बात है, अगर वाक्य किसी और तरीके से होता, चलो आगे आ जाएगा भाई, अभी क्लास बड़ी नहीं करने वाले हैं। और ज्यादा अपने समझना है तो आप मेरी क्लास देख लेना, मैंने हर तरीके से क्लास अपलोड कर रखी है, रीड के लिए अलग कर रखी है, 12th क्लास के लिए अलग कर रखी है, कंजक्शन से सारे एक जगह पढ़ा रखी है मैंने, तो किसी भी क्लास को देख लेना आप, तो सब में मैंने बड़ी शानदार बना रखी है भाई। अब यहाँ पे ऑल्दो हो जाएगा, सॉरी ऑल्दो हो जाएगा, वाक्य के प्रारंभ में ही होता है। अब इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्या है, आस्क हर। क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूजन करने वाला है, क्यों है मैं बता देता हूं, शी इज रेडी। अब वेयर और इफ, इन दोनों में आपके पास कंफ्यूजन हो जाता है। अगर आस्क से संबंधित आता है यानी पूछने से संबंधित आता है, पूछना, और वो भी क्या, प्रश्न से संबंधित, प्रश्न। अगर आप लोगों ने तो भाई बहुत पहले पढ़ा होगा, अभी याद भी नहीं है आप लोगों को कि नरेशंस भूल गए होंगे, नहीं भी भूले तो फिर मैं बता देता हूं, थोड़ा सा भी याद होगा तो आप लोगों को याद आ जाएगा। देखो मैंने बताया था अगर वाक्य इंटेरोगेटिव हो, आरएस का वाक्य इंटेरोगेटिव हो, जब उसके लिए अपन आपस में जोड़ते हैं, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो वहां पे इफ कंजक्शन का प्रयोग होता है। तो ये अपने पास वही इनडायरेक्ट वाक्य की भूमिका निभा रहा है कि उससे पूछो क्या वो तैयार है, तो क्या के लिए आपको किसका प्रयोग करना है, यहाँ पे इफ का प्रयोग करना है। और इस तरीके से आपका जो मॉडल पेपर नंबर 2 है वो भी कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में जो मॉडल पेपर नंबर 3 है उसके बारे में देखो बात करते हैं। उसके बारे में बात करें तो क्या दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन है हुम से जोड़ना भाई, बहुत ही सिंपल तरीके से जोड़ा हुआ है। हुम तो मैंने बहुत ही शानदार तरीके से समझाया है, एक बार यहीं पे समझाऊंगा आपको, आप बिल्कुल समझ में आने वाला है। देखो क्या है, द थिंकर इज अ रियल फिलेंथ्रोपिस्ट। अब ये फिलेंथ्रोपिस्ट क्या है इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं अपन। पीपल फॉलो हिम, लोग उनको फॉलो करते हैं। अब हुम से वाक्य जोड़ने के लिए मैं आपको एक आसानी से समझाने वाला हूं, चिंता मत करना। पहले तो बात करते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट क्या होता है, वो होता है परोपकारी। क्या होता है, परोपकारी होता है, दूसरों पे उपकार करने वाला होता है। अब बात करते हैं हुम से,
जब दो वाक्य हुम से जोड़ने हो, हुम से जब दो वाक्य जोड़े जाएंगे तो कैसे पहचान करनी है, तो बाद वाले वाक्य का आपको ऑब्जेक्ट देखना है। बाद वाले वाक्य में क्या देखना है, ऑब्जेक्ट। अभी ये ऑब्जेक्ट है वो पहले वाले वाक्य में किसके लिए आया है, तो ये पहले वाले वाक्य में अगर अपन बात करें तो इस थिंकर, थिंकर होता है विचारशील व्यक्ति, थिंकर यहाँ पे व्यक्ति से लिया गया है, यानी साधु संत उनसे लिया गया है, तो यहाँ पे थिंकर्स के लिए आया है हिम, तो इसका मतलब है आपको हुम का प्रयोग है इस ऑब्जेक्ट, उस नाउन के बाद में करना है जिसके लिए ऑब्जेक्ट आया है, तो थिंकर के लिए आया है, तो थिंकर के बाद में आपको हुम का प्रयोग करना है। देखो मैं करके दिखाता हूं, नहीं तो आपको समझ में नहीं आने वाला है। अब इसको देखो अपन सोलो करते हैं यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं द थिंकर, द थिंकर। अब इसके बाद में आपको हुम का प्रयोग कर देना है, तो मैंने यहाँ पे कर दिया हुम। हुम हमेशा ऑब्जेक्टिव भूमिका निभाता रहे, इसके बारे में मैंने अपनी क्लास में समझा रखा है, वहां पे डिटेल से देख लेना। द थिंकर हुम, उसके बाद में बाद वाला जो वाक्य है उसका ऑब्जेक्ट छोड़ते हुए पहले वो लिखेंगे, तो पीपल, पीपल फॉलो, क्या होगा, फॉलो। अब पहले वाले वाक्य में जो बच गया वो अब अपन यहां पे लिख देंगे, तो पहले वाले वाक्य में बच गया क्या, इज ए, क्या बच गया भाई, इज ए रियल फिलेंथ्रोपिस्ट, फिलेंथ्रोपिस्ट, और वाक्य हो जाएगा आपके पास कंप्लीट। यानी कहने का मतलब है थिंकर हुम पीपल फॉलो, यानी विचारशील व्यक्ति या विचारणीय व्यक्ति जिसको लोग फॉलो करते हैं वो वास्तव में परोपकारी होता है, ये इसका अर्थ निकल के आता है। यानी कहने का मतलब सीधी सी बात ये है कि अगर आपको हुम से दो वाक्य जोड़ने हैं तो बाद वाले वाक्य का आपको ऑब्जेक्ट देखना है, और वो पहले वाले वाक्य में किसके लिए आया है उसके बाद में हुम का प्रयोग करते हुए बाद वाला वाक्य कंप्लीट लिखना है ऑब्जेक्ट को छोड़कर, और बाद में जो पहला बच गया जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है, समझा दिया है, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई समस्या आने वाली है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 7 नंबर क्वेश्चन आएगा वो आपके पास बिल्कुल वैसा ही है कि मेक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, आपको यानी कहने का मतलब कंबाइन द सेट ऑफ सेंटेंसेस इनटू वन सेंटेंस एज डायरेक्टेड। जैसा निर्देश दिया गया, निर्देश है मेक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मतलब होता है जटिल वाक्य बनाना है, और जटिल वाक्य के लिए आपको किसी भी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग करते हुए उसका बना सकते हो, और सबऑर्डिनेटिंग जो कंजक्शंस है उसके लिए मैंने अलग से क्लास डाल रखी है, रीड के लिए भी अपलोड कर रखी है सबऑर्डिनेटिंग लिंकिंग डिवाइसेस के नाम से, तो वो देख सकते हो। अब देखो क्या, द अर्थ मूव राउंड द सन, माई टीचर टोल्ड मी, मेरे टीचर ने मुझे बताया। अब बात करते हैं इसको जोड़ेंगे कैसे, तो मेरे टीचर ने बताया है मुझे क्या बताया, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट की भूमिका निभाएगा, यही तो बताया मेरे टीचर ने, तो इसका मतलब पहले ये वाक्य लिखेंगे, तो माई टीचर, देखो यहाँ पे करते हैं अपन क्या लिखेंगे, पहले वो लिखेंगे, क्योंकि एक बात ध्यान में रखना भाई, चाहे आपके पास ये वाक्य पहले होता चाहे बाद में होता, आपको कंफ्यूजन तो करने वाला है भाई क्वेश्चन, क्यों, क्योंकि टीचर चाहता है कि बच्चा अपना भी दिमाग लगाए। अब आप अपना दिमाग नहीं लगाओगे तो फिर टीचर को एहसास हो जाता है भाई, बिल्कुल एहसास हो जाता है। देखो मैं बता देता हूँ कैसे। अब ये वाक्य क्या सोच रहा है, ये वाक्य सोच रहा है माई टीचर टोल्ड मी, मेरे टीचर ने बताया, मुझे क्या बताया कि द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, की पृथ्वी सूर्य के चक्कर काटती है, इसका मतलब इसको दैट से प्रयोग करेंगे, तो माई टीचर टोल्ड मी, मेरे टीचर ने मुझे बताया। अब अपने पास यहाँ पे आप कहोगे सर व्हाट से क्यों नहीं जोड़े, व्हाट से इसलिए नहीं जोड़े क्योंकि व्हाट में अपने पास क्या होता है कि जो की सूचना होती है, जबकि आगे की अतिरिक्त सूचना देने के लिए दैट का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे दैट से जोड़ूंगा मैं। ध्यान में रखना भाई, अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है तो अगर आपके पास किसी पूरे संपूर्ण वाक्य के लिए होता है, संपूर्ण वाक्य के लिए होता है, तब अपन व्हाट का प्रयोग करते हैं। अगर अतिरिक्त सूचना है तो अपन दैट से जोड़ेंगे। अतिरिक्त सूचना क्या है, टीचर ने अतिरिक्त सूचना ये तो बताया, टीचर ने बताया कि पृथ्वी है वो सूर्य के चक्कर काटती है, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। ये वाक्य मैंने बहुत ही आसानी से बहुत जगह समझाया मैंने, मूव्स राउंड द सन। ये एग्जाम्पल मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी समझाया, ये वाक्य मैंने आपको कंजक्शंस में भी समझाया है। ये ध्यान में रखने वाली बातें हैं जो हर जगह आपके सामने आ जाती है। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो भी कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में बात करते हैं अपने आगे क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में, और क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो क्या है, फ्रेजल वर्ब से संबंधित आने वाला है। तो इसके बारे में बात करते हैं। देखो, वी कांट स्पेस विदाउट मनी। अब बात करते हैं, देखो गेट अवे और गेट अलोंग दोनों का मतलब क्या होता है। गेट अलोंग का मतलब होता है कि साथ रहना भाई, ये होता है भाई साथ रहने का मतलब। देखो मैं एक बार यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे होता है साथ रहने का, गेट अलोंग का मतलब होता है अपना जीवन यापन करना, साथ रहना वो होता है। तो गेट अलोंग का मतलब क्या होता है, वी कांट गेट अलोंग, गेट अलोंग, हम पैसों के बिना नहीं रह सकते हैं, नहीं जिंदा रह सकते हैं, नहीं चल सकते हैं। गेट अवे का मतलब होता है कुछ लेकर भाग जाना, कुछ लेकर भागना, ये होता है।
तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे समस्या आने वाली है, क्योंकि इनके अर्थ तो देखो भैया आप लोगों को समझने पड़ेंगे। हर फ्रेजल वर्ब का अर्थ मैंने समझाया है। अब बात करते देखो इसमें मोहन स्पेस ए नोबल फैमिली। अब इसमें थोड़ी सी ये समझाने वाला हूं। मोहन ए नोबल फैमिली, परिवार से जब अपन आते हैं, किसी भी परिवार से, जैसे वंश से आते हैं, मैं इस वंश से हूं, मैं इस वंश से हूं, मैं इस परिवार से हूं, तो वहां पे आपके पास कम्स ऑफ का प्रयोग होता है, कम ऑफ का होता है। कम ऑफ का मतलब होता है अपना जो संबंध होता है वो बताना होता है। तो जो मोहन है वो क्या है, वो अपने एक नोबल परिवार से आता है, कम्स ऑफ, तो ये आपके पास हो जाता है। अब बात करते हैं कम्स ऑन। मैंने थोड़ी देर पहले बताया फ्रेजल वर्ब नहीं है, इसका मतलब होता है चलो। अरे यार कम ऑन, जाने दो यार, वो होता है ये, तो इसके से संबंधित नहीं है। कम्स ऑफ का मतलब परिवार से संबंध बताना, अपना वंश बताना होता है, वो आपके पास कम्स ऑफ होता है। अब बात करते हैं देखो इसमें योर क्लोथ्स एंड गेट रेडी। अब इसमें भी बता देता हूं, सिंपल सी बात है भाई। पुट ऑन का मतलब होता है पहनना। पुट ऑन का मतलब क्या होता है, पहनना होता है। तो यहां पे अपन करेंगे पुट ऑन, तुम है ना अपने कपड़े पहनो और तैयार हो जाओ भाई। और पुट इन का मतलब होता है काम लगाना। काम लगाना मैं बता देता हूं कैसे। पुट इन का मतलब होता है काम लगाना, और काम लगाने से मतलब है कि मैं कहूं कि भाई आपको है ना 2 तारीख तक अपने फॉर्म में यहाँ पे जमा करवा देने हैं, तो वो काम पे लगा दिया मैंने उनको, तो वो जो होता है वो होता है पुट इन। पुट इन योर फॉर्म्स बिफोर टू 2 जनवरी या 31 जनवरी, इसका मतलब वो होता है कि आपके फॉर्म में वो 31 जनवरी से पहले जमा करवा दो। तो ये आपके पास हो जाती है फ्रेजल वर्ब। देखो इनको तो आपको याद करना ही पड़ेगा, ये बात मैंने अपनी हर क्लास में बताई, आपको देखना भी, उसमें क्लास में हर चीज समझा रखी है। अब देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। वो आएगा आपके पास कंजक्शन। तो कंजक्शन तो बहुत ही आसानी से देखो, मैं यहाँ पे आई एम श्योर, आई एम श्योर है भाई, आई एम श्योर स्पेस द ट्रेन इज गोइंग टू डिपार्ट, कि ट्रेन वो जाने वाली है। अब इसमें देखो व्हाट और दैट दोनों आ गए भाई। अब देखो बात करते हैं क्या, मुझे पक्का विश्वास है कि, और जब की का अर्थ आता है तो आपको दैट का प्रयोग करना है, अतिरिक्त सूचना है, बिल्कुल है। व्हाट का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि व्हाट का प्रयोग है वो संपूर्ण वाक्य के लिए होता है, जबकि संपूर्ण वाक्य के लिए प्रयोग नहीं हो रहा है यहाँ पे। मुझे पक्का विश्वास है क्या, कि, तो यहाँ पे आएगा आपके पास दैट का प्रयोग। बहुत ही सिंपल है भाई। आई एम श्योर दैट द ट्रेन इज गोइंग टू डिपार्ट, मुझे पक्का भरोसा है ट्रेन जाने वाली है, इसका मतलब होता है। अब बात करते हैं देखो इसके बारे में, स्पेस यू स्पेस योर ब्रदर मस्ट अटेंड द फंक्शन। अब यहां पे देखो भाई, ये तो अपने पास क्या है, ऑप्शन ही ऐसा है, यहाँ पे एंड का प्रयोग तो करते ही नहीं है, बोथ हैंड है यहाँ पे। तो देखो इसमें अपने पास बोथ हैंड दिया हुआ है। अब यहाँ पे मस्ट अटेंड दिया हुआ है, मैं थोड़ा सा समझा रहा हूँ यहाँ पे। ये मान के चलो यहाँ पे चलो मैं यहाँ पे चेंज करके बताता हूँ, पहले तो यहाँ पे बता देता हूँ बोथ हैंड। बोथ एंड का प्रयोग करेंगे। बोथ यू एंड योर ब्रदर मस्ट अटेंड द फंक्शन, तुम दोनों, तुम और तुम्हारा भाई फंक्शन को अवश्य ज्वाइन करना भाई, ये दिया गया है यहाँ पे, अवश्य करना है तुम्हें। तो ये तो होगा मस्ट का बाध्यता कर दी। अब ये मान के चलो मैं यहाँ पे ना जो वर्ब है इसको छोड़ देता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ अटेंड, ये मैंने अटेंड कर दिया भाई। और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन दे दिया मैंने, ईदर और, क्या, मैं 2 ऑप्शन बता देता हूँ भाई, ईदर और बोथ हैंड। तो फिर आप क्या करोगे, तो फिर आपको बोथ हैंड का प्रयोग करना है। लेकिन मैं यहां पे आपके पास अटेंड्स कर देता हूं, अटेंड्स कर देता हूं, तो फिर आप बोथ हैंड का प्रयोग नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो, क्योंकि बाद जो वर्ब है वो एक वचन है। वर्ब क्या है, एक वचन बना दी, और ये इसके अनुसार आई है। और बाद वाले कर्ता के अनुसार वर्ब कब आती है, इधर और है, नीदर नोर है, बट नॉट ओनली बट आल्सो है। ऐसे जो कंजक्शंस होते हैं इनसे अपने बाद वाला जो कर्ता होता है उसके अनुसार वर्ब का प्रयोग करते हैं, तब अपने यहाँ पे इधर और का प्रयोग करते हैं। तभी तो कह रहा हूं आपको क्लास ध्यान से समझनी है मेरी, जो मैंने समझाई है। अब देखो बात करते हैं इसके बारे में, ये क्या है, स्पेस है। सी इज पुअर, सी इज ऑनेस्ट, विरोधाभास। विरोधाभास के लिए देखो व्हेन और व्हाइल, ये समय होता है तो इसका तो प्रयोग करेंगे नहीं, इसका प्रयोग करेंगे। तो ये तो मैंने यहाँ पे समझा दिया भाई, ऑल्दो। अब छोटी सी बात इसके बारे में बता देता हूं, मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ सी इज पुअर और स्पेस दे देता सी इज ऑनेस्ट, मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। अब मैंने कंजक्शन है ऑल्दो दे दिया और येट दे दिया, तो फिर क्या करोगे, है तो दोनों विरोधाभास वाले कंजक्शन। तो ये देखो ये कंजक्शन है, इसका प्रयोग हमेशा वाक्य के प्रारंभ में होता है और इसका प्रयोग हमेशा वाक्य के बीच में होता है। मोस्टली येट का प्रयोग है अपन शुरू में भी कर सकते हैं, ये दिमाग में रखना, कहीं मैं बोल रहा हूँ, इसका प्रयोग लगभग बीच में होता है येट का प्रयोग। तो यहाँ पे फिर अपन येट का प्रयोग करेंगे, ना कि ऑल्दो का। वाक्य एक ही है, कंजक्शन 2 जगह है, दोनों मैंने बता दिए हैं, ये ध्यान में रखने वाली बात होती है। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट, जो मॉडल पेपर नंबर 4 है उसके बारे में देखो बात करते हैं। अब मॉडल पेपर 4 क्या कह रहा है, उसमें जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो कह रहा है जॉइन द फॉलोइंग, ये जोड़ना भाई वेयर से, बहुत ही सिंपल है रे।
इतना सिंपल है कि जब आपको दो वाक्य वेयर से जोड़ने हो और पहले वाले वाक्य में कोई स्थान दिया हुआ हो, पहले वाले वाक्य में स्थान है सिटी, द सिटी, आ गया भाई सिटी स्थान है, इसके बाद में आपको वेयर का प्रयोग कर देना है। तो बस जहां पे आपके स्थान है उसके बाद में आपको वेयर का प्रयोग करते हुए बाद वाला वाक्य कंप्लीट लिखना है। अब मैं देखो इसको जोड़ता हूं भाई, तो क्या हो जाएगा, आई लिव इन द सिटी वेयर आई स्टडी, और वाक्य हो जाएगा कंप्लीट। अब ये जो देयर है इसको अपन छोड़ देंगे, बाद वाले वाक्य में जो स्थान से संबंधित शब्द होता है उसको अपन क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो पीछे वाला जो वाक्य था उसमें भी मैंने छोड़ा था भाई, होम से जोड़ा था तो ऑब्जेक्ट छोड़े थे, वेयर से जोड़ना है तो स्थान छोड़ देना है, बस यही तो करना है। आई लिव इन द सिटी वेयर आई स्टडी, मैं शहर में रहता हूं जहां मैं पढ़ता हूं, बस इतना होता है। तो वेयर का ध्यान में है, बहुत ही सिंपल है, पहले वाले वाक्य में स्थान देखो, उसके बाद में वेयर लिखो, बाद वाले वाक्य को कंप्लीट लिखो, स्थान को छोड़ दो, वाक्य हो जाएगा कंप्लीट। अब इसको देखते हैं, कंबाइन द सेंटेंस इनटू सेंटेंस एज डायरेक्टेड। आपको एडजेक्टिव यूज एडजेक्टिव फ्रेज का प्रयोग करना है। अब एडजेक्टिव फ्रेज का प्रयोग का मतलब वही है, आपके पास किसी न किसी सबऑर्डिनेटिंग जो कंजक्शन है उसका प्रयोग करना है। अब वैसे तो क्या होता है, देखो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से अपन नाउन क्लोज भी बनाते हैं, एडजेक्टिव क्लोज भी बनाते हैं। तो अगर एडजेक्टिव क्लोज बना रहा है इसका मतलब है कि बाद वाले वाक्य में किसी न किसी की विशेषता बताई गई है। एडजेक्टिव क्लोज का मतलब कहीं ये समझो रहा गुरुजी मान तो पढ़ा है कोई एडजेक्टिव क्लोज, गुरुजी सारो कुछ पढ़ा दिया है, बस थारा समझना में फेर है। देखो क्या एडजेक्टिव फ्रेज को मतलब क्यों है, यानी विशेषण, विशेषण को प्रयोग करना आसान है। और विशेषण क्यों है, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बता। तो बाद वाले वाक्य में देखो कोई एडजेक्टिव है कि इट वाज मेड ऑफ गोल्ड, यह सोने का बना है। अब सोने को इट है वो के लिए है, सोना को क्या बने है, जूही बोट ए रिंग, जूही ने एक क्या है रिंग खरीदी है। और वो जो रिंग है वो किसकी बनी है, वो सोने की बनी है। तो अपन सोने ने एक के बाद में लिखना है तो एडजेक्टिव बनाना है। अब देखो अ तो नाउन है तो एक इन पहले क्या करना है, अपन एडजेक्टिव बनाना है, और एडजेक्टिव बनाऊंगा तो इन अपन कर देगा गोल्डन। गोल्डन का मतलब होता है सुनहरा। अब देखो सुनहरा, गोल्डन में यहां पे लिख देता हूं वापस, गोल्डन, गोल्डन इसका मतलब क्या होता है, सुनहरा। अब सुनहरा का मतलब सुनहरा कोई भी हो सकता है, सुनहरी रिंग हो सकती है, सुनहरा कड़ा हो सकता है। तो यहाँ पे अपन इसको करेंगे भाई, तो इसको बनाएंगे तो आपको करना क्या है, इसको एक सिंपल सेंटेंस यूज एडजेक्टिव फ्रेज बनाना है। तो इसको लिखेंगे कैसे, जूही बोट ए गोल्डन रिंग, गोल्डन और रिंग यहां पे कर देता हूं भाई, बस इतना सा काम करना है। अब इसको क्या है कि आपको ये कह देता है कि इसको कॉम्प्लेक्स बनाना है, तो फिर अपन उसको अलग तरीके से बनाते। फिलहाल अपनी क्लास काफी बड़ी हो जाएगी, आपको क्लास में समझ लेना भाई। तो मैं बता रहा हूं कि अगर आपके पास इस तरीके से आ जाए कि आपको एडजेक्टिव फ्रेज बनाना है, नाउन फ्रेज बनाना है, तो जो नाउन इसमें दी हुई है, जो विशेषण दिया हुआ है उसका आपको क्या कर देना है, एडजेक्टिव बना देना है, और इस तरीके से बना देना है। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट, जो नेक्स्ट दिया हुआ है वो क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, वो कर देते हैं। अब इसमें क्या है, वही आपके पास फ्रेजल वर्ब भरनी है। तो फ्रेजल वर्ब के बारे में तो मैंने बता दिया भाई आप लोगों को बिल्कुल आसानी से कि आपको याद करनी ही पड़ेगी। अब देखो बात करते हैं, डू नॉट स्पेस टिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे। कल पे मत छोड़ो जो आप आज कर सकते हो, काल पे कदे नहीं छोड़ने रहे। पुट ऑफ और पुट ऑन क्या मतलब क्या होता है, पुट ऑन का मतलब तो मैंने बता दिया भाई पहनना होता है, अभी थोड़ी देर पहले आई है ये फ्रेजल वर्ब। और पुट ऑफ का मतलब होता है छोड़ना, पुट ऑफ का मतलब क्या होता है, छोड़ना। तो यहाँ पे सीधी सी बात है भाई, पुट ऑन मतलब पहनना होता है, और काल के लिए थे कौन छोड़ेगा, पुट ऑफ कौन करेगा, फिर तो ये अठे आप कर देगा पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब किसी काम को कल के लिए छोड़ना, वो होता है पुट ऑफ, या स्थगित कर देना, वो होता है पुट ऑफ, यही ध्यान में रखना। अब बात करते हैं, हाउ विल ही स्पेस फ्रॉम द ट्री। छोटी सी एक बात बता देता हूं भाई कि वो पेड़ से कैसे उतरेगा, इसका मतलब ये निकलता रहे। अब गेट डाउन का मतलब होता है नीचे उतरना, नीचे उतरना। लेकिन अगर अपन बात करें गेट ऑफ की तो इसका मतलब भी उतरना होता है। तो दिक्कत हो गया, तो फिर आप दुनिया में से कौन सी भरेगा। अब दिक्कत देखो मैं सोलो करूं, गेट ऑफ का मतलब हो है कि कोई कार से उतरनो, कोई बस से उतरनो, कोई एरोप्लेन से उतरनो, एरोप्लेन से उतरनो, ये सारी बातें जो है ना इसके लिए उतरने का प्रयोग करेंगे तो आप गेट ऑफ को प्रयोग करेंगे। अगर आप कोई पेड़ से उतर रहे हैं, कोई मकान से उतर रहे हैं, कोई सीढ़ी से नीचे उतर रहे हैं, तो आप गेट डाउन को प्रयोग करेंगे। तो अच्छा आपने करा जाओगे भाई पेड़ से उतर रहे हैं तो पेड़ से उतरने के लिए आप गेट डाउन को प्रयोग करेंगे, गेट डाउन, और बाकी हो जाएगा आपके पास कंप्लीट। अब बात करते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट है ए स्टूडेंट शुड द अदर
ऑर्डर्स ऑफ द हिज टीचर, एक स्टूडेंट होता है, छात्र जो होता है उसको अपने गुरुजी की आज्ञा का पालन करना चाहिए भाई। अब सीधी सी बात है, देखो मैं देखिए यह है कैरिड आउट और कैरी अवे। कैरी अवे को मैं पहले बता चुकी हूँ भाई अर्थ। कैरी अवे का मतलब होता है साथ ले जाना, और कैरी आउट का मतलब होता है आज्ञा पालन करना। तो इसमें तो आपके पास ज्यादा समझाने वाली बात नहीं है भाई, कैरी आउट हो जाएगा और आपका वाक्य हो जाएगा कंप्लीट। और कैरी अवे मतलब कुछ ले जाना साथ में। अब बात करते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 9। वो क्या कह रहा है, अपने कंजक्शन है वो सही करने हैं भाई। तो कंजक्शन के बारे में तो मैं बता ही रहा हूं आप लोगों को। ही इज ओल्ड, ही इज फिट, बूढ़ा है लेकिन फिर भी फिट है, विरोधाभास है। विरोधाभास दिखाई दे रहा है भाई, बूढ़ा हो चुका है फिर भी फिट है, इसका मतलब क्या है, अरे मेरे बर को तो भागते भागते चालते ही थक जाए, अरे बुजुर्ग आदमी हो 80 साल को, वो मरना है राधे को मतलब क्या, फिट है को नहीं है, वो फिट है को मतलब विरोधाभास है। और विरोधाभास के लिए आपको दो का प्रयोग करना होता है। अब देखो वाइल का प्रयोग भी आप के लिए करा, हाँ विरोधाभास के लिए करा, हाँ तो 28 समस्या आ जाए। अब देखो ये वाक्य में मैं बताऊं, सबसे पहले तो बात करनी है आपने दो को प्रयोग करेंगे 8। पहले तो प्राथमिकता इन्हें देनी है, क्यों, यद्यपि वह वृद्ध है लेकिन फिट है, तो इसका मतलब ये होता है। अब मैं इस वाक्य को ऐसे लिखता हूं, ही इज ओल्ड स्पेस ही इज फिट, ये मैंने कर दिया यहां पे। अब आपको क्या करना है, यहां पे आपको वाइल का प्रयोग भी कर सकते हो, यहां पे आप दो का प्रयोग भी कर सकते हो, यहां पे आप ओल्डो का प्रयोग भी कर सकते हो, यहां पे आप येट का प्रयोग भी कर सकते हो, यहां पे आप बट का प्रयोग भी कर सकते हो। खड़े पढ़ा गया कहीं कंजक्शन, तो मैंने बेरा मैं ज्ञाता रेगुलर है, कोई बात नहीं है। अठे क्या करेंगे आप, अठे आप दो को प्रयोग करेंगे, और अठे आप येट है बट है इनका प्रयोग कर सकते हो, दिमाग में रखना। अब बात करते देखो इसके बारे में, ये क्या है, स्पीच इज सिल्वर, भाषण क्या है, चांदी है एक तरीके की। भाषण का मतलब, अरे भाषण देना भी एक कला होती है, ऐसे नहीं दिया जाता, हाथ कांपने लगते हैं माइक पे, मुझे पता है। और दूसरी बात करो, साइलेंस इज गोल्ड, जबकि शांति चुप बिल्कुल सोना है। किसी भी चीज का समाधान करना है तो आप शांत हो जाओ भाई, किसी भी चीज का समाधान, चाहे कितनी भी बड़ी समस्या हो, कितनी भी बड़ी समस्या हो, कितना भी बड़ा झगड़ा हो, आप शांत हो जाओ, मैं कह रहा हूं बिल्कुल समाधान निकल जाएगा उसका, ये दिमाग में रखना। अब देखो इसमें बात करते हैं और बट, ये क्या कह रहा है, स्पीच इज सिल्वर, यानी कि कहना मतलब बोलना तो चांदी है और चुप रहना सोनो है, तो विपरीतार्थक कार्य है। और विपरीतार्थ के लिए देखो बट, अठे बताया ना भाई, बात अठहरी है तो अठे आप बट को प्रयोग कर देगा, तो ये आपके पास वाक्य हो जाएगा कंप्लीट। अब बात करते हैं, देखो नेक्स्ट दिया हुआ है द बिल्डिंग स्पेस आई लिव, अरे स्थान है ये तो सीधी सी बात है। और हु का प्रयोग कहां पे करते हैं, हु का प्रयोग करते हैं स्पेस से पहले जो सजीव व्यक्ति होता है, सजीव संज्ञा के लिए होता है, इसका प्रयोग है वो सब्जेक्ट के लिए होता है। आगे आएगा, नहीं भी आएगा तो मैंने समझा रखा क्लास में, वो देख लेना। बिल्डिंग दिया हुआ है, स्थान दिया हुआ है भाई, और स्थान के लिए आपके पास केवल एक ही कंजक्शन है, वो है वेयर, और बाकी हो जाएगा आपके पास कंप्लीट। और ये मॉडल पेपर नंबर है। नेक्स्ट जो है वो भी शुरू करते हैं भाई, जो 4 नंबर है वो भी कंप्लीट हो गया। तो अब बात करते हैं 5 नंबर के बारे में। वो क्या है, वो है आप लोगों के पास वही क्वेश्चन नंबर 6, विच से जोड़ना है। आ गया विच का प्रयोग कैसे करना है, एक बात ध्यान में रखना, अगर विच से दो वाक्य जोड़ने होते हैं तो आपको पहले वाले वाक्य में कोई नॉन लिविंग थिंग देखनी है। तो क्या है, दैट बुक वाज ए नोवेल, वो किताब एक नोवेल थी, एक उपन्यास थी। द बुक इंस्पायर्ड हिम मच, जिसने, जो किताब उसको बड़ा प्रभावित करती है। इस वाक्य में थोड़ी सी समस्या है कि आपके पास क्या है कि यहाँ पे ये जो है इसने क्या किया, पहले वाला वाक्य है बाद वाला वाक्य है वो पहले, और पहले वाला वाक्य बाद में दे दिया भाई। तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर कर देता हूं मैं कि ये दैट से शुरू हो रखा है, इसका मतलब इसको आपको बाद में ही लिखना है। दैट से प्रारंभ होने का मतलब उसको आपको ऑब्जेक्ट की जगह लिखना है। अब लिखोगे कैसे वो मैं बता देता हूं इसके बारे में। तो आपको करना क्या है, पहले ये लिखेंगे भाई, ये जो बुक है मैंने तो पहले वाले वाक्य में बताइए, लेकिन इसने क्या किया कि पहले वाला बाद में और बाद वाला पहले। तो पहले वाला वाक्य ये रहा, ये रही नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, इसका मतलब इसका प्रयोग इसके बाद में करना है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, देखो द बुक और विच। अब कंजक्शन के बाद में एक बात ध्यान में रखना, जिस वाक्य में कंजक्शन लिख रहे हैं उसके बाद में आपको दूसरा वाक्य लिखना है। दूसरा वाक्य, अब ये दूसरा नहीं है, अब इसके लिए दूसरा ये हो गया, तो अपन ये लिखेंगे द बुक वाज ए नोवेल, और इसके बाद ये दैट को छोड़ दिया क्योंकि दैट है उस बुक के लिए आया था, तो बुक के लिए मैंने विच का प्रयोग कर दिया, देखो यहाँ पे। तो फिर आपके पास क्या करना है, अब ये जो बच गया इसमें वो लिख देंगे इंस्पायर्ड हिम मच, इंस्पायर्ड हिम मच, और बाकी हो जाएगा कंप्लीट। अब छोटी सी बात समझा देता हूं रे, मैंने अपने कंजक्शंस में भी यही बताया था कि
आपको जब विच से वाक्य जोड़ने हो तो पहले वाले वाक्य में नॉन लिविंग थिंग देखनी होती है। नॉन लिविंग थिंग का मतलब निर्जीव वस्तु। अब वो क्या है कि इसने क्या किया कि ऑब्जेक्टिव जो वाक्य था उसको पहले लिख दिया। तो इसका मतलब इसी में इस तरीके से भी पूछा जा सकता है भाई। बाद में मत करना कि गुरुजी समझाया को नहीं रहे, क्योंकि गुरुजी की कमी बड़ी दिखा था ना। अब देखो इसमें बात करते हैं, कंबाइन द सेंटेंस इनटू द डायरेक्टेड। कॉम्प्लेक्स बनाना है, बहुत ही सिंपल बना रखे हैं ना। तो हु रोट द रामचरितमानस, कैन यू टेल मी। रामचरितमानस किसने लिखी, क्या तुम मुझे बता सकते हो। बहुत ही सिंपल सो सेंटेंस है। कहना को मतलब है क्या तुम मुझे बता सकते हो क्या। हु रोट द रामचरितमानस, बस दोनों वाक्यों को ऐसे लिखना है। इसमें तो कंजक्शन भी पहले से दिया हुआ है, अपनी तरफ से कुछ नहीं लगाना है, आगे पीछे कर देना है। क्यों, क्योंकि आप कहोगे सर वो वाक्य पे लिखा है, बाद में क्या लिख रहा हो, क्योंकि ये वाक्य आपके पास ऑब्जेक्टिव भूमिका में है। कैसे, कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो क्या कि रामचरितमानस किसने लिखी। तो ये जो क्या का आंसर होता है वो आपके पास ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट आपको पता ही है वाक्य के बाद में लिखा जाता है, अंत में लिखा जाता है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, कैन यू टेल मी, और आपको कुछ नहीं करना। हु रोट द रामचरितमानस, द रामचरितमानस, और वाक्य हो जाएगा आपके पास कंप्लीट, और इंटरोगेटिव मार्क लग जाएगा। इस तरीके से ध्यान में रखना है। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है जब क्या है कि आगे वाला यानी बाद वाला वाक्य पहले लिख देते हैं और पहले वाला वाक्य बाद में लिख देते हैं। इसके अलावा कोई कहीं पर भी समस्या नहीं आने वाली है। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट। जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपके पास वो आता है क्या, फ्रेजल वर्ब से संबंधित। अब फ्रेजल वर्ब तो आप लोगों को याद ही रखनी है। क्या है, माई गोल्डन बटन, माई गोल्ड बटन, मेरा सोने का बटन, स्पेस माई शर्ट। अब देखो बात बता देते हैं, केम ऑफ और केम इन बहुत ही सरल है, देखते पहचान रहे हो भाई। केम इन का मतलब तो अंदर आना होता है, और ये फ्रेजल वर्ब नहीं होती है, ये तो क्या होगा अंदर आना। और केम ऑफ का मतलब होता है किसी चीज से अलग हो जाना, चलते हुए अलग हो जाना। इसका मतलब क्या होता है, अलग होना। अब ये आपके पास अलग होने से, अलग होने का मतलब होता है जैसे पेन का ढक्कन है वो अलग हो जाता है, पेन टूट के अलग हो जाता है, उसके लिए आपको केम ऑफ का प्रयोग करना होता है। कम ऑफ है ये, इसकी वर्ब की सेकंड फॉर्म बनाइए तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा केम ऑफ, और वाक्य हो जाएगा कंप्लीट। नेक्स्ट है दीज स्टूडेंट्स कैन नॉट, स्पेस, बहुत ही सिंपल सा है, आने की संभावना 100% है। आपकी बात क्या है, द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन में पास होने के लिए गेट थ्रू का प्रयोग होता है। कहां पे है, ये रही गेट थ्रू। और गेट ऑन का मतलब होता है रेडी हो जाना, तैयार हो जाना, ये होता रहे। तो यहाँ पे आपके पास गेट थ्रू आएगा पास होने के लिए, तो यहाँ पे कर देता हूं मैं गेट थ्रू। किसी भी एग्जाम से पास होने के लिए आपको गेट थ्रू का प्रयोग करना होता है, इसमें ज्यादा समझाने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, क्या है, दिस पब्लिशर इज, स्पेस, गुड नॉवेल्स। अब ये जो पब्लिशर है, पब्लिशर मतलब प्रकाशन करने वाला, किताब छापने वाला, वो क्या है, ब्रिंगिंग इन और ब्रिंगिंग आउट। ब्रिंगिंग इन और ब्रिंगिंग आउट दोनों में अर्थ है, थोड़ी देर पहले समझा दिया। इसका मतलब होता है प्रकाशन। प्रकाशन का मतलब किसी पुस्तक का क्या करते हैं, व्याख्यान करते हैं या उसको छापते हैं, उसके बाद में उसको बाजार में लाते हैं, वो होता है प्रकाशन करना। ब्रिंग इन का मतलब होता है लाना। तो थोड़ी देर पहले समझाया था मैंने, अगर किताब अपने पास छपती है, प्रकाशन होता है, तब अपन उसका क्या करेंगे, ब्रिंगिंग इन करेंगे, या सॉरी ब्रिंगिंग आउट करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा ब्रिंगिंग आउट, ब्रिंगिंग आउट। ये हो जाता है आपके पास फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन कंप्लीट। इसके बाद में देखो बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आता है आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 9 जो कंजक्शन से संबंधित है। अब इसमें बात करते हैं, देखो क्या है, मोहन वर्कड हार्ड, मोहन ने कठिन मेहनत की, ही फेल्ड, वो फेल हो गया भाई। कहने का मतलब विरोधाभास वाला क्वेश्चन, और विरोधाभास के लिए मैंने सारे कंजक्शन आप लोगों को यहाँ पे भी बता दिए। इसमें 100 रिएटी दिए हुए हैं, तो कोई बात नहीं है। यहाँ पे आपके पास बट हो तो बट भी कर सकते हो, यहाँ पे दो हो तो दो भी कर सकते हो। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, तो यहाँ पे येट कर देता हूँ। फिर भी मोहन ने बहुत मेहनत की रहे, कहना को मतलब मैं बहुत ही ढंग से पढ़ाया था ने, और फिर भी था फेल होगा, तो आ तो थारी गलती है। तो वो विरोधाभास हो गया भाई, गुरुजी तो जोर का पढ़ाया लेकिन मैं ही फेल होगा, तो वो होता है विरोधाभास। तो वहां पे आपको येट का प्रयोग करना है। अब यहाँ पे येट नहीं होता, दो होता तो दो करते, यहाँ पे दो और येट दोनों नहीं होते, बट होते तो बट का प्रयोग कर देते। अब इसमें बात करते हैं, आई मीन स्पेस आई से। अब यहाँ पे देखो भाई, व्हाट और विच। आई मीन मेरा कहने का मतलब है, व्हाट आई से जो मैं कहता हूं, तो जो मैं कहता हूं इसका मतलब इसके लिए आया है। तो यहां पे आपको व्हाट का प्रयोग करना है। व्हाट का मतलब मैंने बताया कि वाक्य के लिए होता है, पूरे वाक्य के लिए। तो मेरा मीन, आई मीन मेरा कहने का मतलब है, व्हाट आई से जो मैं कहता हूं, यानी जो मैं कह रहा हूं रवि को मतलब यो है, ये कह रहा है इसका मतलब। तो संपूर्ण वाक्य के लिए जब होता है जो,
का प्रयोग जब अपन करते हैं तो व्हाट का प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं, देखो इसमें ये वाक्य बड़ा सिंपल है और ये वाक्य यहाँ पे ना साबित भी कर रहा है कि मैंने आप लोगों को ग्रामर सही पढ़ाई है। अब गलती बताता हूँ, देखो इनकी संजीव वालों की बता देता हूँ। यहाँ पे आपके पास एंड का प्रयोग करना है, दो कर्ता को जोड़ने के लिए आपके पास एंड का प्रयोग होता है। अब थोड़ी सी बात यहाँ पे मैं बता देता हूँ, और से भी आपके पास क्या होता है, कर्ता को जोड़ना होता है। अब अपन दोनों का प्रयोग तो करेंगे नहीं। अब यहाँ पे मैं छोटी सी बात बता देता हूँ कि आपको करना किसका प्रयोग है। देखो यहाँ पे वर्ब की क्या बना रखी है, प्लूरल फॉर्म बना रखी है। क्या बना रखी है भाई, प्लूरल फॉर्म बना रखी है। अब दो और दो क्या होते हैं, चार होते हैं। तो ये जब अपने पास दो कर्ता एंड से जुड़ते हैं, तो वो प्लूरल होते हैं भाई, और प्लूरल कर्ता के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए यहाँ पे अपन एंड का प्रयोग करेंगे, ना कि और का। अब बात करते हैं यहाँ पे और का प्रयोग, चलो आगे समझाऊंगा भाई, यहाँ तो क्या कि बैठेगा नहीं, क्योंकि ये वाक्य आपका सही हो जाता है। अब गलती जो मैंने बता रही थी कि क्या कर रखे हैं, अब जब अपन टेंस पढ़ते हैं संजीव डेस्क वर्क में, संजीव पासबुक में, तो टेंस के साथ इसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बना देते हैं वो, और इसमें ऐसे ही जोड़ देते हैं, इसी वाक्य को इस तरीके से बना देते हैं, और यहाँ कंजक्शन में इस तरीके से बनाया है। तो ये वाक्य छोटी सी बात है, कोई ज्यादा नहीं है। कहने का मतलब कर्ता अगर जोड़ने हैं और वर्ब प्लूरल दे रखी है तो एंड का ही प्रयोग होगा और कुछ नहीं होगा। जो मैंने बोथ एंड में समझाया है वही बात यहाँ पे लागू होती है। इसके बाद देखो बात करते हैं नेक्स्ट, मॉडल पेपर नंबर 6 जो आपके लिए है वो है ये तरीका वही है। वेर एवर का मतलब स्थान से संबंधित होता है, लेकिन इसका मतलब होता है जहां कहीं, जहां कहीं, और वेयर का मतलब होता है जहां। ये ध्यान में रखना, बस इतनी सी बात है। आई वेंट एवरीवेयर, सी अकम्पनीड मी। अब इसमें क्या है कि आई वेंट एवरीवेयर, मैं जहां कहीं भी गया, सी अकम्पनीड मी, वो मेरे साथ गई, वो मेरे साथ जाती थी। इसका मतलब यानी जहां कहीं भी मैं जाता था, सी अकम्पनीड मी, वो मेरे साथ जाती थी। तो यहाँ पे आई वेंट, तो इसमें ये बात वही आ जाती है, सी अकम्पनीड मी, कि ये वाक्य आपको बाद में करना है भाई। तो क्या हो जाएगा, सी accompanied me। अब इसके बाद आपको वेरेवर का प्रयोग करना है। बस ये यहाँ पे थोड़ी सी समस्या हो जाती है कि पहले वाला वाक्य बाद में और बाद वाला वाक्य हो जाता है पहले, तब समस्या आ जाएगी, नहीं तो कोई समस्या नहीं है। वेरेवर और उसके बाद में बाद वाला वाक्य जो बच गया सेकंड दूसरा वाक्य, आई वेंट। अब वे एवरीवेयर है, वो स्थान के लिए आया, तो इसको अपन छोड़ देंगे। यानी स्थान संबंधित अपन क्या करते हैं, कंजक्शन लगा देते हैं, तो उससे संबंधित जो दूसरे वाक्य में शब्द होता है उसको अपन छोड़ देते हैं। इसके बाद में बात करते हैं सेंटेंस ऑफ द एज डायरेक्टेड। क्या बनाना आपको, कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। जितने भी मैंने कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस पढ़ाए हैं उनमें से किसी का प्रयोग करते हुए आप इसको क्या बना सकते हो, कंपाउंड बना सकते हो। अब देखो ही इज पुअर, ही इज हैप्पी थोड़ी देर पहले आया है, जिसमें अपन ने येट का प्रयोग किए थे। अब देखो इसको कंपाउंड बनाना है। देखो मैं इस तरीके को, इस वाक्य को समझाता हूं, अब आपको अंतर है वो समझ में आने वाला है। अब देखो अंतर समझाऊंगा किस तरीके से। इस वाक्य को पहले तो कंपाउंड बनाते हैं, तो कंपाउंड बनाऊंगा तो ही इज पुअर येट बट और ही इज हैप्पी, बस इतना ही करना है, ही इज हैप्पी, और वाक्य हो जाएगा आपके पास कंप्लीट। ये कंपाउंड हो गया। आपके पास येट और बट है, वो क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस है, तो ये तो हो गया इससे। अब विरोधाभास है इसलिए मैंने इससे जोड़ दिया। मैंने कंजक्शन के 4 प्रकार बताए हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस में, आप दो देखना मैंने समझाई है हर बात। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में जो 4 प्रकार हैं कौन से, कम्युलेटिव, उसके बाद में इलेटिव, उसके बाद में एडवर्जेटिव, और उसके बाद में अल्टरनेटिव। जो अपने पास एडवर्जेटिव जो कंजक्शन होते हैं, एडवर्जेटिव का मतलब होता है विरोधाभास बताने वाले, तो वो ये हैं येट और बट। इनसे जोड़ेंगे तो ही आपके पास कंपाउंड बनेगा। अब मैं कह रहा हूं कि यहां पे आ जाता भैया, आपको क्या बनाना है, आपको क्या बनाना है, यहां पे आपको बनाना है सिंपल कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। इसको क्या बनाना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। तो फिर आप क्या करते, तो फिर अब क्या करते, ये देखो ही इज पुअर दो ही इज हैप्पी। अब दोनों का अर्थ यही निकलता है, सेम निकलता है, लेकिन ये तो आपके पास क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंपाउंड सेंटेंस है, और ये आपके पास सबऑर्डिनेटिंग ये आपके पास क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। मैं लिख देता हूं भाई यहाँ पे, नहीं तो देखा गुरुजी भी क्या बोल रहा है। यानी कहने का मतलब है, अगर आप विरोधाभास से 2 वाक्य बनाते हो, कह दिया कि कंपाउंड बनाना है, तो मैंने आपके पास एडवर्जेटिव कंजक्शन बताए हैं, उनसे जोड़ते हुए आप बना सकते हो। इस वाक्य को कहे कि कॉम्प्लेक्स बनाना है, तो आप ऑल दो से या दो से जोड़ते हुए बना सकते हो। अब आप कहोगे सर ऑल दो से भी जोड़ो, तो ऑल दो का प्रयोग आपको शुरू में लिखना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑल दो, और उसके बाद में ही इज पुअर और कोमा लगाएंगे, बाद वाला वाक्य लिख देंगे ही इज हैप्पी।
ये दोनों सेंटेंस है वो आपके पास क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो इस तरीके से मैंने अपनी क्लास में समझाया है, अगर क्लास नहीं देखी तो वो भी देखो। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट बात करें तो वही आ जाता है आपके पास क्या, क्वेश्चन नंबर 8 जो फ्रेजल वर्ब से संबंधित है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। इसमें बात करते हैं माई फादर स्टिल हैजंट रियली स्पेस द डेथ ऑफ माई मदर। यानी मैं छोटी सी बात बता देता हूं भाई, किसी गहरे सदमे से बाहर निकलने के लिए अपन गेट ओवर का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब ऐसा है कि आपके पास कोई सदमा लगा है, उस सदमे से बाहर निकलने के लिए आपको गेट ओवर का मतलब मैं यहाँ पे बता देता हूं भाई, सदमे से बाहर निकलना, सदमे से बाहर आने के लिए किसका प्रयोग करना है, गेट ओवर का प्रयोग करना है। गेट बाय का प्रयोग नहीं होता है। अब यहाँ पे अपन बात करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा गेट ओवर और वाक्य हो जाएगा आपके पास कंप्लीट। इसका अर्थ होता है मेरे फादर है अभी भी वास्तव में मेरी मम्मी की मृत्यु के बाद सदमे से बाहर नहीं आ सके हैं, ये होता है इसका अर्थ। नेक्स्ट है माय गेस्ट्स आर स्पेस इन द ग्रैंड होटल। और पुटिंग अप और पुटिंग ऑन दोनों का मतलब साफ निकल रहा है। पुट, ये पुटिंग ऑन मतलब पुट ऑन का मतलब तो मैंने बता दिया भाई, पहनना होता है, पहनना। और अगर अपन बात करें पुटिंग अप का मतलब होता है ठहरना, तो होटल में ठहरने के लिए आपको पुटिंग अप का प्रयोग करना है। बस इतनी सी बात ध्यान में रखनी है। ये पुटिंग अप का मतलब ठहरना, पुट अप है ये भाई। अब आईएनजी क्यों जोड़ा है, ये तो हेल्पिंग वर्ब के कारण जोड़ा है, तो पुटिंग अप हो जाएगा। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट है ही एग्रीड टू स्पेस माय ऑर्डर्स। अब कैरी ऑन और कैरी आउट, वह सहमत हो गया मेरे आदेश मानने के लिए। कैरी ऑन का मतलब बहुत पहले आ गया भाई, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ गया अपने पास, जारी रखना होता है, जारी रखना। जबकि आपके पास कैरी आउट का मतलब होता है आज्ञा पालन करना या मानना, आज्ञा पालन। आज्ञा पालन मतलब आदेश मानना रहे, कहने का मतलब होता है आदेश मानना के लिए आपको किसका प्रयोग करना है, कैरी आउट का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा कैरी आउट और बाकी हो जाएगा आपके पास कंप्लीट। अब देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 9 है कंजक्शन से संबंधित है, उसके बारे में। और कंजक्शन में तो मुझे लगता है अब आपको समस्या नहीं आने वाली है, अब तक तो समझ गए होंगे, समझ गया नहीं रहे। हाँ, अब देखो बात कर देखें इसमें। पहला है आई स्पेस सी एम वर्किंग हार्ड। बहुत ही शानदार एग्जाम्पल, मैंने बहुत शानदार तरीके से समझाया है। अब देखो कर्ता दो है, ये है, और मैंने यहाँ पे एज वेल एज दिया एंड, और मैं यहाँ पे एंड भी कर देता हूँ। और 100% गारंटी है अगर यहाँ पे एंड आ गया और दो कर्ता आपको जोड़ने हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ आप एंड का प्रयोग करके आओगे, जो कि गलत है। 100% करोगे आप एंड, यहाँ पे तो एंड नहीं और है इसलिए आप समझ सकते हो थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पे एंड आते ही आप एंड करोगे। अब इन तीनों से अपन कर्ता जोड़ते हैं, हमेशा ध्यान में रखना, इन तीनों से कर्ता जोड़ते हैं और मैं जोड़ के दिखाने वाला हूं अब आपको। अब देखो पहले बात करते हैं इसमें क्या आएगा। तो इसका मतलब है मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की क्लास डाल रखी, बड़ी शानदार, आपको समझनी चाहिए। देखो जब दो कर्ता आपके पास दिए हुए हैं और यहाँ पे एम दिया हुआ है, तो ये एम किसके लिए आया है, वो आया पहले वाले कर्ता के अनुसार। और पहले वाले कर्ता के लिए आपके पास एज वेल एज से जब दो कर्ता जोड़ते हैं तो पहले वाले कर्ता के अनुसार वर्ब का प्रयोग करते हैं। एज वेल एज ही नहीं है, बहुत सारे कंजक्शन है, वो क्लास में देखना आप कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे एज वेल एज आएगा, एज वेल एज। अब बात करते हैं बात कि इसमें आप यहाँ पे जो है वहां पे मैं कर देता इज, यहाँ पे इज कर देता तो फिर आप यहाँ पे और का प्रयोग करते। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आर कर देता तो फिर आप यहाँ पे एंड का प्रयोग करते। कहीं समझाया क्या रहा है ऐसा, मुझे पता है कोई नहीं समझा सकता ऐसा जैसा मैंने आप लोगों को समझाया है। तो ये आपको एग्जाम्पल है, ध्यान में रखना है, ये वर्ब भी आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो बात करते हैं इसकी बात करें दैट और विच से है। दिस इज द बेस्ट बुक, बहुत ही सिंपल है, मैंने बताया है अगर स्पेस से पहले कोई नॉन लिविंग थिंग दी हो तो उसके लिए आपको विच का प्रयोग करना है। तो इसमें आपको विच का प्रयोग मैंने बता दिया भाई, बुक है, बेस्ट बुक है, तो विच आ जाएगा यहाँ पे। और आई हैव एवर लव्ड, थोड़ी सी इसमें समस्या हो गई भाई, मैं छोटी सी बात एक बार चेंज करवा देता हूँ। इसमें अपन विच का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन छोटी सी बात यह है कि उस नाउन से पहले अगर सुपरलेटिव डिग्री है, ये मैंने अपनी क्लास में भी समझाया भाई, सुपरलेटिव डिग्री है तो उसमें आपको केवल दैट का प्रयोग करना होता है भाई, चाहे नाउन है वो सजीव हो चाहे निर्जीव हो। तो यहाँ पे आपके पास दैट आएगा भाई, ये मैंने समझा दिया है कि गुरुजी विच बोल दिया और बाद में देखो गलत कर दिया। अरे गुरुजी गलती तुरंत पकड़ ले है, गुरुजी समझ जावा तुरंत, मैं थाने भी समझा रहा हूँ कि कोई नॉन लिविंग थिंग है और उससे पहले क्या दी हुई है, सुपरलेटिव डिग्री दी हुई है, तो उस स्पेस में आपको दैट का ही प्रयोग करना है। और अगर वाक्य जोड़ने होते तो भी आप दैट से ही जोड़ोगे, अगर वाक्य में एक में सुपरलेटिव डिग्री है तो। आप क्लास में देख लेना बाकी डिटेल। अब बात करते हैं इसमें स्पेस ही इज पुअर स्पेस ही इज ऑनेस्ट, बहुत ही सिंपल सेंटेंस। अब इसमें आपके पास क्या विरोधाभास बताया हुआ है, वाक्य ऑल्दो येट हाउ एवर एंड, तो ये तो होता ही नहीं है भाई कंजक्शन, तो इसमें हाउ ऑल्दो येट का प्रयोग कर देंगे अपन, ऑल दो
तो ऑल्दो का प्रयोग बीच में आ गया, शुरू में आ गया, और येट का प्रयोग बीच में आ गया। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, विपरीतार्थक कार्य है। यद्यपि वो गरीब है फिर भी खुश है, मतलब वही निकल रहा है। अगर यहाँ पे ये स्पेस नहीं होता तो भी आप यहाँ पे येट का प्रयोग करते, ऑल्दो का प्रयोग नहीं कर सकते थे। तो ये कोई खास बात नहीं है, बहुत ही सरल है ये तो। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट मॉडल पेपर के बारे में। जो मॉडल पेपर 8-7 के बारे में, और जो क्वेश्चन दिया हुआ वो दिया हुआ आपके पास दैट से जोड़ने में। क्या है? द ट्रेन इज गोइंग टू डिपार्ट, आई एम श्योर ऑफ इट। मुझे पक्का भरोसा, पहले आ गया भाई वाक्य, सेम वाक्य है, बस उसमें भरना था वाक्य, जो कंजक्शन है वो। आई एम श्योर ऑफ इट, मुझे पक्का विश्वास है। किसका? इसका। इसका किसका? इस वाक्य का। क्या है? द ट्रेन इज गोइंग टू डिपार्ट, कि ट्रेन है वो जाने वाली है। तो इसका मतलब इस इट की जगह आपको इसका प्रयोग कर देना है। तो क्या हो जाएगा? आई एम श्योर। अब ये इट है ना, वो तो छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे क्योंकि इसकी जगह वाक्य लिखेंगे, और इसको अपन दैट से जोड़ देंगे। दैट दिया हुआ है, द ट्रेन इज गोइंग टू डिपार्ट, और वाक्य हो जाएगा आपके पास कंप्लीट। इस तरीके से वाक्य को जोड़ देना है। ये वाक्य आपको खुद करके देखने हैं भाई। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट दिया हुआ आप लोगों के पास, कंबाइन द सेंटेंस एज डायरेक्टेड। जैसा निर्देश दिया गया है कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। कंपाउंड सेंटेंस बनाने का मतलब वही होता है कि आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से वाक्य को जोड़ना है। अब देखो इसमें बनाते हैं, गिव मी योर मनी बैग, यू विल बी शॉट डेड। तुम्हारे पैसों को बैग मैंने दे रहे हैं, नहीं तो मैं गोली मार दूंगा तेरे, चेतावनी दे रहा है। मैं कंपाउंड सेंटेंस का मतलब होता है आपको, या तो तुम मुझे अपना क्या बैग दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। विकल्प दे रहा है, विकल्प दे रहा है, तो विकल्प के लिए आपके पास मैंने जितने भी कंजक्शन बताए हैं उनके द्वारा आप इनका प्रयोग कर सकते हो। तो क्या है? गिव, इधर देखो मैं इधर से जोड़ता हूं, इधर गिव मी योर मनी बैग, और यू विल बी शॉट डेड। अब ये कर सकते हो। अब आप यहाँ पे देखो, मैं आपको समझा देता हूं भाई, क्यों? क्योंकि मुझे पता है आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। देखो, इधर गिव मी योर मनी बैक, और यू विल बी शॉट डेड। या तो तुम मुझे अपना पैसे वाला बैग दे दो, नहीं तो तुम्हें गोली मार दी जाएगी। ये होता है चेतावनी होगी। अब यहाँ पे इधर नहीं भी लिखें तो भी आपके पास क्या है? और सही है। तो इस तरीके से हो जाएगा। इसके बाद में अगर अपन विकल्प की बात करें तो नीदर नोर का प्रयोग भी होता है, लेकिन वाक्य सिंपल है तो इसको नीदर नोर से नहीं जोड़ेंगे। अगर अपन बात करें इसके अलावा विकल्प की, तो आप अदरवाइज का प्रयोग कर दो दोनों वाक्यों के बीच में। तो क्या हो जाएगा? गिव मी योर मनी बैग अदरवाइज। तो देखो अदरवाइज, और इसके बाद में बाद वाला वाक्य कंप्लीट ऐसा कैसा लिख देना है, कुछ नहीं करना है यहाँ पे। गिव मी योर मनी बैग, तुम्हारा पैसों का बैग मुझे दे दो, अदरवाइज नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, या तुम्हें गोली मार दी जाएगी। तो यहाँ पे आपके पास किसी भी कंजक्शन का जो मैंने पढ़ाए हैं विकल्प वाले, जब आपके पास विकल्प वाले हो तो आप विकल्प देने के लिए जो मैंने पढ़ाए हैं उन किसी भी कंजक्शन का प्रयोग करते हुए वाक्य को जोड़ सकते हो। और अगर आपकी बात करें बुक की, तो बुक में अदरवाइज सही करेंगे, इसको भी सही करना है। जो मैं बता रहा हूं वो ज्यादा बेटर है। आपको दोनों तरीके ध्यान में रखने, कोई भी गलत नहीं करने वाला है। आप एक नहीं समझना है, आपको हर तरीका समझना है ताकि आप किसी भी तरीके से बना सको। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें, वो आपके पास फ्रेजल वर्ब से संबंधित, बिल्कुल इसमें तो आपको याद ही करना है। क्या है? स्टूडेंट्स स्पेस अर्ली इन द मॉर्निंग टू स्टडी। छात्रों को सुबह जल्दी उठना चाहिए। तो बहुत ही आसान स्वर है, दिए हुआ है आपका, क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है गेट आउट का मतलब बाहर निकालना, और गेट अप का मतलब उठना होता है। तो यहाँ पे तो आपके पास बहुत ही आसान है, गेट अप। छात्रों को जल्दी उठना चाहिए सुबह पढ़ने के लिए। वेन यू गो आउट प्लीज, इसके बाद में स्पेस है द लैम्प। पुट ऑफ और पुट आउट का प्रयोग करना है। अब पुट ऑफ का मतलब क्या होता है, पुट आउट का क्या मतलब होता है, ये मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखो, पुट ऑफ का अपने पास पहले प्रयोग हो चुका है। इसका मतलब होता है टालना मतलब किसी चीज को कल के लिए छोड़ना होता है। और पुट आउट का मतलब होता है बुझाना किसी चीज को। तो यहाँ पे आपके पास बुझाने से लिया गया है कि अगर तुम बाहर जाओ तो कृपया क्या लैंप बुझा देना। लैंप बुझाने के लिए आपको पुट आउट का प्रयोग करना है। इस तरीके से आपके पास वाक्य कंप्लीट हो जाता है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। माई अंकल्स सन इज स्पेस वेल विथ हिज स्टडीज इन कंप्यूटर साइंस। मेरे अंकल का बेटा है, वो अपनी कंप्यूटर साइंस की स्टडी है उसमें उन्नति कर रहा है। अब उन्नति करने के लिए आपके पास देखो गेटिंग अवे और गेट अवे। ये गेट अवे है भाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING बना देना है, बस वो लगाया गया है इसके अनुसार। अब ये गेट अवे का मतलब होता है भागना कुछ लेकर, वो मैंने बता दिया। और गेटिंग ऑन का मतलब होता है उन्नति करना। अब वो चाहे उन्नति पैसों में करो, चाहे पढ़ाई में करो, किसी भी तरीके से करो, वहां पे आपको पास क्या हो जाएगा? गेटिंग ऑन आ जाएगा।
गेटिंग ऑन, और वाक्य हो जाएगा आपके पास कंप्लीट। अब देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जो आपके पास क्या है, कंजक्शन से संबंधित है। इसके बारे में बात कर लेते हैं। अब इसके बारे में अपन बात करें तो क्या है, आपको करना क्या है, द रेनफॉल इज डिक्लाइन। रेनफॉल का मतलब बारिश जिसको अपन कहते हैं, डिक्लाइन का मतलब कमी करना। द एफॉरेस्टेशन हैज इंक्रीज्ड, एफॉरेस्टेशन है उससे वो क्या अपने पास वृद्धि हो गई है। हाउएवर एंड, इसमें क्या करना है, विपरीतार्थक है भाई, बारिश कम हो रही है लेकिन फिर भी क्या है, एफॉरेस्टेशन है वो इंक्रीज्ड हो गया है। तो यहाँ पे आपके पास क्या करना है, हाउएवर, इसका मतलब भी क्या होता है, तथापि, फिर भी, विरोधाभास के लिए होता है इसका प्रयोग। हाउएवर, बस इतना सा प्रयोग करना है, ये नहीं आएगा जो मैंने बताया वो आएंगे। इसके बारे में बात कर रहे हैं। द बॉक्स वाज स्पेस हैवी स्पेस, ही कुड नॉट लिफ्ट इट। इसके बारे में दो बातें बताने वाला हूं। सो दैट और टू का प्रयोग है, दोनों मैंने बहुत ही शानदार तरीके से समझाए हैं। अपनी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस की क्लास में पहला नियम यही समझाया है जो मैंने रीड के लिए डाली है उसमें। अब इसमें देखो सो दैट, इसमें तो मैं बता देता हूं सो दैट का प्रयोग होगा। अब यही वाक्य ऐसे होता, सो दैट का प्रयोग क्यों, इसमें ये ऐसे लिख देता, द बॉक्स वॉज, और यहां पे कर दिया मैंने, सेम लिखूंगा, देखो आप चिंता मत करो, हैवी और स्पेस, और इसके बाद में मैंने लिख दिया लिफ्ट और इट, बस ये कर दिया मैंने, लिफ्ट इट है भाई यहाँ पे। अब ये वाक्य ऐसे होता तो इसमें अपन टू और टू का प्रयोग करते, टू और टू का प्रयोग क्यों, अगर स्पेस के बाद में दो वाक्य भरने हैं, यानी दो आपके पास क्या, सो दैट और टू में से चुनना हो, तो अगर बाद वाला वाक्य कंप्लीट दिया हुआ है सब्जेक्ट से लेके ऑब्जेक्ट तक, तो यहाँ पे आपको सो दैट का प्रयोग करना है। लेकिन अगर बाद वाले वाक्य की केवल वर्ब और वर्ब के बाद में दिया हुआ है, जैसा यहाँ पे दिया हुआ आप लोगों के पास, ये दिया हुआ है लिफ्ट, तो फिर यहाँ पे आपको टू और टू का प्रयोग करना है। ये आप है ना क्लास में देख लेना भाई, मैंने वहां पे समझा रखा है, इसका आसानी से तरीका है वो बता रहा हुआ है, यानी दोनों सेम है, कोई अर्थ नहीं। जैसे द बॉक्स इज सो हैवी, बॉक्स इतना भारी था कि मैं उसे उठा नहीं सका, ये क्या है, द बॉक्स वाज टू हैवी टू लिफ्ट इट, बॉक्स है उठाने के लिए बड़ा भारी था, मैंने बहुत ही शानदार तरीके से समझाया। ये दोनों चीजें आपको वहां पे देखनी है। अब देखो बात करते हैं इसके बारे में। द मेन स्पेस फादर इज अ प्रोफेसर फॉरगॉट हिज अम्ब्रेला। अब बात करते हैं, अगर स्पेस के बाद में कोई रिलेटिव वर्ड दिया हुआ हो, रिलेटिव वर्ड का मतलब होता है फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, नेबर, फ्रेंड, जो भी होता है, इसके लिए आपको ये पजेसिव का काम करते हैं। इसका मतलब पजेसिव बताएंगे, संबंध बताएंगे, संबंधवाचक शब्द होते हैं भाई, तो इसके लिए आपको केवल हुज का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे आपके पास हुज का प्रयोग करेंगे, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, अगर इससे पहले रिलेटिव वर्ड से पहले कोई पजेसिव फर्स्ट आया हुआ हो, पजेसिव फर्स्ट प्लस रिलेटिव वर्ड हो, रिलेटिव वर्ड हो, तो हुज का प्रयोग नहीं होता है, ये मेरी क्लास में देख लेना। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट जो मॉडल पेपर नंबर 8 और जो अंतिम मॉडल पेपर है उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। नंबर 6 की बात करें तो एक बात ध्यान में रखना, जब वाक्य एज सुन एज से जुड़ा हुआ हो और उसको नो सुनर देन से जोड़ना हो तो कैसे जोड़ोगे। एक बात ध्यान में रखना, जब दो वाक्य नो सुनर देन से जोड़ने हो तो उसके साथ इन्वर्जन का प्रयोग किया जाता है। ये इन्वर्जन का प्रयोग क्या होता है वो भी समझना जरूरी है। तो कर्ता से पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना ही इन्वर्जन कहलाता है। ये मैंने अपनी क्लास में समझाया है, तो आप ज्यादा समझना हो तो वहां पे समझ लेना, मैं यहाँ पे आप लोगों को करके बता देता हूँ भाई कैसे। एज सुन एज की जगह तो आपको नो सुनर करना है। अब इन्वर्जन का प्रयोग भी करूंगा मैं यहाँ पे, तो पहले तो मैं लिख देता हूँ नो सुनर। अब नो सुनर के बाद में एक बात ध्यान में रखना, हेल्पिंग वर्ब लिखी जाती है। अब ये टेंस पास्ट इंडेफिनिट है, हेल्पिंग वर्ब सिंपल वाक्य में होती नहीं है। दो वाक्य ऐसे होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल वाक्य, पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल वाक्य। तो यहाँ पे मैं डिड कर दूंगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल वाक्य और पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल वाक्य, उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, ये ध्यान में रखने वाली बात है। तो ये मैं यहाँ पे डिड कर देता हूँ सिंपल वाक्य होने के कारण। तो नो सुनर डिड, उसके बाद में कर्ता लिखना, कर्ता हो गया आई। उसके बाद में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, क्यों, क्योंकि डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इसके बाद में द होल, और उसके बाद में आपको देन का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया देन, और बाद वाला वाक्य कंप्लीट लिख देना है, द फिल्म स्टार्टेड। ये समझ लेना भाई, मैंने समझा दिया आपको, आप बना लेना। वो वाक्य मैंने समझा दिया यहाँ पे, वो तो इन्वर्जन, और ये आपके पास वाक्य। अब देखो बात करते हैं इसके बारे में। जो आगे वाला वाक्य है वो क्या है, मेक ए कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस जोड़ बनाने के लिए आपको क्या करना है उसके बारे में बात करते हैं, कि आपको के दो अपने पास जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस है उनकी सहायता से वाक्य जोड़ने होते हैं। अब दो वाक्य दिए हुए हैं, आई विल नॉट गो टू सिनेमा टुनाइट, माय वाइफ विल नॉट गो टू सिनेमा टुनाइट।
तो दो डिफरेंट चीजों को जोड़ने के लिए आप किसी भी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग करते हुए, कम्युलेटिव में बात कर रहा हूं मैं, उनका प्रयोग करते हुए आप वाक्य को बना सकते हो। देखो इस वाक्य को अपन है ना विभिन्न प्रकार से बनाएंगे। अब कर्ता दो भिन्न है, आई और माई वाइफ। इन दो कर्ता को कैसे जोड़ेंगे अपन, इनको जोड़ेंगे तो आई एंड से जोड़ लो पहले, तो आई एंड माई वाइफ, आई एंड माई वाइफ ये लिख दिया मैंने। अब आपके पास विल नॉट है, वो कर देंगे विल, एक वाक्य कंप्लीट लिख देंगे, चाहे बाद वाला चाहे पहले वाला। विल नॉट गो टू सिनेमा टू नाइट, और वाक्य हो जाएगा कंप्लीट। अब बात करते हैं, देखो यहाँ पे एंड की जगह आप और भी कर सकते हो, यहाँ पे अपने पास नॉर का प्रयोग नहीं करेंगे। अब इसको इधर और से जोड़ना हो तो कैसे जोड़ोगे, इधर और का प्रयोग भी कर सकते हो भाई, इधर और नहीं भाई, अपने बोथ हैंड की बात करेंगे, बोथ हैंड से करेंगे। तो यहाँ पे आप बोथ लगा दो तो भी वाक्य सही है। यहाँ पे आप नॉट ओनली का प्रयोग करते हो, नॉट ओनली आई बट आल्सो माई वाइफ, इस वाक्य में पूरा लिख देना जो बच गया है वहां से लेके यहां तक, और वाक्य हो जाएगा आपका कंप्लीट। यानी कहने का मतलब है आप किसी भी कम्युलेटिव कंजक्शन का प्रयोग करते हुए वाक्य को जोड़ सकते हो। अगर आप कहोगे सर अल्टरनेटिव से भी जोड़ सकते हैं, कोई गलत नहीं करने वाला है, लेकिन आपके पास जब अपने पास दो कर्ता विभिन्न है, अपने पास दोनों कर्ता को जोड़ना है तो कम्युलेटिव कंजक्शन का प्रयोग करते हुए वाक्य को जोड़ना है। अब देखो बाद में बात करते हैं नेक्स्ट जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8, फ्रेजल वर्ब है, कोई ज्यादा टफ नहीं है, एग्जांपल आपको ही समझनी है। आता है ही स्पेस इन द मिडिल ऑफ द सेंटेंस व्हेन ही स्टार्टेड स्पीकिंग। जब उसने बोलना प्रारंभ किया तो बीच में रुक गया भाई वाक्य के। क्या है, ब्रोक ऑफ और ब्रोक ऑन का मतलब होता है ब्रेक ऑन। एक तो होता है ब्रेक ऑन, ये ब्रेक ऑन की सेकंड फॉर्म है, ब्रेक ऑन, और ब्रेक ऑफ ये उसकी सेकंड फॉर्म है, किसकी, ब्रेक ऑफ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई, ब्रेक ऑफ। ब्रेक ऑफ का मतलब होता है बीच में रुकना, तो यहाँ पे ब्रेक ऑफ आ जाएगा भाई, ज्यादा बड़ी क्लास हो गई है तो ब्रोक ऑफ, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है ब्रोक ऑफ, और वाक्य हो जाएगा आपका कंप्लीट। अब इसमें आए तो शी विल नेवर स्पेस टू माई वे ऑफ थिंकिंग, यानी वो कभी भी मेरे विचारनीय रस्तों की तरफ से चलेगी कि नहीं चलेगी। कम अलोंग और कम राउंड का मतलब होता है होश में आना, ये ध्यान में रखना भाई, होश में आना, यानी बेहोशी के बाद जब होश में आता तो वो कम राउंड होता है। और कम अलोंग का मतलब मैंने बता दिया कि साथ चलना, किसी चीज के बारे में किसी के साथ साथ चलना होता है कम अलोंग का मतलब। तो ये क्या है, वो कभी भी मेरे विचारों के साथ नहीं चलेगी, तो यहाँ पे अपने पास क्या है, कम अलोंग का प्रयोग करेंगे और वाक्य हो जाएगा आपका कंप्लीट। अब आते हैं इसमें, ही विल स्पेस दैट डिफिकल्टी, गेट ओवर और गेट ऑन। गेट ऑन का मतलब जारी रहना, गेट ओवर का मतलब वो कठिनाई से ऊपर नहीं आ पाएगा, इसका मतलब होता है। तो गेट ओवर का मैंने बता दिया थोड़ी देर पहले कि गेट ओवर का मतलब सदमे से बाहर आना, किसी कठिनाई के ऊपर पाना, विजय पाना, तो गेट ओवर का मतलब ये होता है। तो इस तरीके से आपकी फ्रेजल वर्ब भी कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट जो आता है वो आता है आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 9, कंजक्शन से संबंधित सबसे सरल यही है, एज वेल एज और का प्रयोग किया हुआ है भाई। तो कहने का मतलब यहाँ पे आर दिया हुआ है, किसके अनुसार है, ये आपके पास स्टूडेंट्स के अनुसार है। अगर यहाँ पे इज होता तो अपन क्या करते हैं वो अभी बात करते हैं। अभी यहाँ पे एज वेल एज आएगा, एज वेल एज का मतलब पहले वाले कर्ता के अनुसार वर्ब का प्रयोग किया गया है, इसका मतलब यहाँ पे एज वेल एज। अगर आर की जगह इज होता तो फिर अपन यहाँ पे और का प्रयोग करते, क्योंकि इसके बाद में बाद वाले कर्ता के अनुसार अपन वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो ये तो मैंने समझा दिया भाई, और बाकी आप क्लास में भी तो देख लेना, सारा कुछ यहीं पे समझोगे। अब बात करते हैं ही इज स्पेस वीक स्पेस वॉक फास्ट। अब यहाँ पे क्या है, सो और टू का प्रयोग नहीं होता भाई, टू और टू का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे पहले मैं बता देता हूँ, टू और टू, वह इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता, इसका मतलब आता है, सॉरी मैं बता देता हूँ दूसरे तरीके से, वह चलने के लिए बहुत ही कमजोर, वह तेज चलने के लिए बहुत ही कमजोर है, इसका मतलब वो ज्यादा तेज नहीं चल सकता है। यही वाक्य ऐसे होता है, ही इज स्पेस वीक स्पेस ही कैन नॉट वॉक फास्ट, ये होता। और यहाँ पे सो दैट का प्रयोग और होता, सो दैट, तो फिर यहाँ पे अपन सो दैट का प्रयोग करते, क्योंकि बाद वाला वाक्य कंप्लीट दिया हुआ है कर्ता से लेके अंत तक, तब अपन सो दैट का प्रयोग करते हैं। अब आते हैं इसमें, द चिल्ड्रेन स्पेस साउटेड इन द स्ट्रीट आर नॉट फ्रॉम आवर स्कूल। अब यहाँ पे ये जो आ रहा है वो किसके लिए प्रयोग हुआ है, वो चिल्ड्रेन के लिए हुआ है भाई। तो क्या करने हैं यहाँ पे, हेल्पिंग साउटेड, अगर कर्ता स्पेस के पहले वर्ब दी हुई है
वर्ब या हेल्पिंग वर्ब और स्पेस से पहले कोई नाउन दी हुई है तो इसमें आपको हमेशा हु का प्रयोग करना है। ये मैंने हु में भी आप लोगों को समझा दिया है। इस तरीके से आपके जो 8 मॉडल पेपर हैं वो अब कंप्लीट हो गए हैं, जो मैंने आप लोगों को समझाए हैं। और 8 मॉडल पेपर की जो ग्रामर मैंने आप लोगों को समझाई बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने क्लास कंप्लीट देखी है तो मुझे नहीं लगता ग्रामर पार्ट में आपको कोई समस्या आने वाली है। तो मिलते हैं आप लोगों से आगे एक नई क्लास लेकर, तब तक देखते रहिए हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।